बचपन किन माहौल में बीता? माहौल बहुत अच्छा नहीं होता। लालू जी का राज हुआ करता था, संघर्षपूर्ण लाइफ था हम लोग का भी। जब अपराधी अपराध करके सीएम हाउस में बैठते थे, अपहरण होता था तो सीएम हाउस में फैसला होता था। सरकार नहीं बनी तो हम लोगों को लगा कि पहली बार विधायक बने और सरकार नहीं बनी तो ये कौन सा दिन देखना पड़ रहा है, अब क्या होगा? बोले फिर से चुनाव होगा। एक बार पूरा एक ट्रक ट्रांसफार्मर आया, मुझे लगता है 1 दर्जन भर से ज्यादा ट्रांसफार्मर। हमने पूरा ट्रक फोर्सली पकड़ लिया और लेकर अपने क्षेत्र में चला गया। अरे वो हमने कई जगह लगवा दिया तो बड़ा लोगों में खुशी हुई। एक आध इनकाउंटर करके आप दिखा दिए कि इनकाउंटर हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। अपराधियों का दर्जनों इनकाउंटर करना पड़ेगा। तो वाकई में उस समय पप्पू यादव का एकदम आतंक हुआ करता था। बिल्कुल 90 के पहले पप्पू यादव का उस समय भी आतंक था। परिस्थितियां बदलती चली गई तो लालू जी कह दिए भोरा बाल साफ करो। अब उनका बेटा भी रिपीट कर रहा है कि भोरा बाल साफ करो। जब आपको डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, क्या वो विभाग रखे थे? 5-5, 6-6 विभाग दबा कर रखे हुए थे। आपने क्या संदेश देने का काम किया आरजेडी के लोगों को? कोई विधायक मंत्री के लायक नहीं है, अगर है तो चोर है। चर्चा है कि मुकेश सहनी से आप लोग अंदर खाने बात कर रहे हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं। देखिए, हम लोग किसी को बुलाने नहीं जाते। अच्छा। और अगर कोई आता है तो भगाने भी नहीं जाते। रिया चक्रवर्ती, एक दूसरा नाम आदित्य ठाकरे, मानते हैं कि ये लोग जिम्मेदार हैं। सुशांत के पीछे लगाया गया। लगाया गया। वो खुद से उसके पीछे नहीं लगी, उसे किसी ने प्लांट करके लगाया। दिशा साल्यान के हत्या से सुशांत का हत्या जुड़ा हुआ है, ये भी निसंदेह है। अगर अभी भी दिशा साल्यान के मामले को जांच किया जाए तो निश्चित रूप से मैं आदित्य ठाकरे एकदम 100% इन्वॉल्व है। हम ये जरूर करें। आपातकाल लगा करके देश को गुलामी में धकेल दिया। पहले देश की प्रधानमंत्री थी, उसके बाद देश की रानी बन गई। आपने देश को कब्जे में ले लिया, मुट्ठी में ले लिया। उनकी हत्या करा दी गई। और ललित बाबू की पत्नी बोली कि हत्यारीन है, डायन है, ये डायन है, यही हत्या करा है। उनके मुंह पर बोली। तो लालू जी अगर अगरी जाति का सफाया करने का प्लान बनाया है तो लालू जी का हमेशा परमानेंट सफाया हो जाएगा, ये भी तय है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज के एपिसोड में हमारे साथ खास शख्स हैं। बिहार सरकार के PHED मंत्री हैं नीरज बबलू। इन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, युवाओं को एक नई दिशा दी है राजनीति की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट के पॉडकास्ट में। नमस्कार। अच्छा, आप दूर से देखने में लगते हैं कि बहुत गंभीर, और नज़दीक से जब बात होती है तो लगता है कि एकदम बेफिक्र हैं। ये मतलब अंदाज है। हर आदमी को बेफिक्र होना चाहिए, क्योंकि फिक्र करने वाला ऊपर वाला है। आदमी को बेहतर तरीके से अपना काम करना चाहिए। समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कौन सा ऐसा बेहतर काम करेंगे ताकि समाज में लोग आपको पहचान दे, स्थान दे, जगह दे, ना कि समाज के लोग देखते ही किबार बंद करे। तो थोड़ा सा उस तरह से काम करना पड़ता है, और इस तरह के काम हम समझते हैं कि हर मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। जी, तो अपना बचपन किन माहौल में बीता, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई? देखिए, हमारा बचपन थोड़ा संघर्षपूर्ण तो जरूर रहा। हमारी पढ़ाई मधेपुरा जिला के मुरलीगंज हाई स्कूल में हमने एडमिशन लिया था, हाई स्कूल में। उससे पहले जो हमारा गांव है पूर्णिया जिला में मलडीहा गांव है, बचपन में वहीं हमारी पढ़ाई हुई। और फिर 12th वहाँ से किया मुरलीगंज BL हाई स्कूल से। और उसके बाद फिर सहरसा आ गए और सहरसा में ISC में एडमिशन लिया। और जब सहरसा आए तो वहाँ थोड़ा लॉज में रहना पड़ा। तो लॉज में रहने के बाद थोड़ा सा वो स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा भाग दौड़ शुरू हो गया। और अब समझ सकते हैं कि कॉलेज का लाइफ, फर्स्ट ईयर का लाइफ किस तरह का होता है स्टूडेंट का। तो उस समय लालू जी का राज हुआ करता था, संघर्षपूर्ण लाइफ था हम लोग का भी। और माहौल बहुत अच्छा नहीं होता। तो बहुत अच्छा माहौल नहीं था तो हम लोग भी थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, नहीं चाहते हुए भी इन्वॉल्व हुए। और फिर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। हर तरह का जो न्यूसेंस हुआ करता था सड़कों पे, उसके विरोध में आपराधिक गतिविधि काफ़ी तेज़ होने लगी थी। तो समाज में, गांव में, शहर में काफ़ी माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया और काफ़ी चीज़ों का विरोध किया। जो गैंगस्टर थे उनका विरोध, कुछ नक्सली पैर पसारने लगे थे उस इलाके में, उनका विरोध। तो हर तरह से काफ़ी हम समझते हैं कि संघर्ष बड़ा ही जटिल हो गया।
स्थानीय वहाँ कई लीडर थे जिनके संपर्क में हम लोग बड़े भाई मानते हैं, उनके साथ रह करके थोड़ा संघर्ष और बढ़ा रहा। और 2005 जब हमको चुनाव लड़ने का मौका आया तो उससे पहले तक हम समझते हैं कि काफ़ी संघर्ष बड़ा लाइफ रहा। हमेशा केस मुकदमा, कई बार जेल भी जाने का मतलब दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, वो संघर्ष में वो भी करना पड़ा। लेकिन हम लोग कभी घबराए नहीं और मजबूती से समाज हित में जो भी कदम उठा हम लोग का, वो कहीं न कहीं समाज हित में जो आवश्यक काम था समाज हित के लिए, वो सब काम करने की कोशिश की, जिसका नतीजा है कि जहाँ से हमको चुनाव लड़ने का मौका मिला वहाँ हमारा कोई स्वजातीय वोट नहीं है। हम कभी लाइफ में सोचे नहीं थे कि सुपौल जिले के राघोपुर विधानसभा से हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा जी। और एकाएक हमारा नाम अनाउंस कर दिया गया कि आपको राघोपुर जाना चुनाव लड़ने के लिए। हम लाइफ में नहीं सोचे थे कि राघोपुर हमको जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो चुनाव का तरीका होता है, जो लोग सोचते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है तो हमारा स्वजातीय वोट वहाँ होना चाहिए, हमारा कुछ अपना जानने वाला होना चाहिए, हमारा रिश्तेदार होना चाहिए, ये तमाम चीज़ अगर हम सोचते तो हमको वहाँ कोई मतलब नहीं था जाने का। हम यही सोच के घबरा भी रहे थे, क्योंकि हमारे स्वजातीय लोग वहाँ मात्र 2 से 2,500 वोटर हैं और वहाँ हमको चुनाव लड़ने के लिए जाना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड से पहली बार टिकट मिला और हमने कहा कि नहीं, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा वहाँ जाके लड़ना। तो फिर कई साथी दोस्त, कई लीडर जो हमारे नेता भी थे, आनंद मोहन जी, जिनके साथ हम लोग शुरू किए थे अपना राजनीतिक करियर, तो उन्होंने भी प्रेशर दिया कि नहीं लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग का पुराना क्षेत्र है। फिर और वहाँ के जो लीडर थे उन लोगों ने भी प्रेशर बनाया कि नहीं आप लड़िए वहाँ, ठीक है, हम लोग का भी माहौल है, आरजेडी के खिलाफ काफ़ी माहौल बना हुआ है, तो वो लोग भी चाहता है थोड़ा सा मजबूत आदमी वहाँ मिले, जो ताकि जो वहाँ काफ़ी न्यूसेंस जो हो रहा है, अपराधियों का जो बोलबाला है, तो थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने वाला आदमी चाहिए। तो हम लोग लास्ट में गए कि ठीक है चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। वहाँ गए तो फिर चुनाव में जब हम लोग घूमना शुरू किए तो हमको कहीं से लग ही नहीं रहा था कि भाई हम चुनाव यहाँ जीत रहे हैं, क्योंकि जो समीकरण था खास करके मतलब जातीय समीकरण की हम बात करते हैं। जब आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे थे तो आरजेडी का वोटर तो एमवाई समीकरण इंटैक्ट था, बाकी जो हमें वोट मिलना था उस समीकरण में भी कई समाज के लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो उससे हमको लग नहीं रहा था कि हमको वोट कौन देगा, क्योंकि वहाँ पर एक कुशवाहा समाज की ठीक ठाक पोजीशन है, तो कुशवाहा समाज से एक लोग लड़ गए। ब्राह्मण समाज का थोड़ा ठीक ठाक वोट है तो ब्राह्मण समाज से एक लोग लड़ गए। अति पिछड़ा में वहाँ के पूर्व विधायक थे लक्कन ठाकुर जी, वो लड़ गए। तो हमें कहीं से दिख ही नहीं रहा था कि हमारा वोट किधर है, अच्छा हमको कौन सा वोट आ रहा है। हाँ। लेकिन जब गाँवों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो लोग ये कहा करते थे कि देखिए आपका नाम हम लोग सुनते थे और हम लोग चाहते हैं कि आप ही के तरह के लोग यहाँ विधायक हों, ताकि हम लोग करते क्या है कि हम लोग सुखी संपन्न हैं और दिन भर अपना काम करते हैं और रात भर जग के हमें अपने संपत्ति का पहरा करना पड़ता है। तो ये बड़ा हमको लगा कि ये कौन सा बात है। तो लोग बोले कि नहीं, ये हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग शांति से सो पाए। तो मुझे लगा मेरे लिए सबसे आसान काम है। तो हमने कहा कि चलिए ये अगर हमें मौका मिलता है तो ये दिन नहीं देखना पड़ेगा और इसके लिए थाना पुलिस भी नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो फिर चुनाव हुआ और हम तो ये मानते हैं कि वहाँ के लोगों का प्यार आशीर्वाद तो था ही, हमारा किस्मत भी कही, क्योंकि किस्मत से कभी कभी कुछ आपको सरप्लस होता है। एक तो पहला मेरा वहाँ चुनाव लड़ने जाना, ये कहीं न कहीं किस्मत में लिखा था कि वहाँ जाके लड़ना है, वहाँ के लोगों का सेवा करना है। दूसरी तरफ जब चुनाव होने लगा तो बड़ा गंभीर स्थिति बनी थी, लेकिन वही बार बार कह रहे हैं कि हमारा किस्मत देखिए कि आरजेडी के जो वोटर थे उसमें डिवीज़न हो गया। उसमें डिवीज़न का बड़ा आगे एक कारण हुआ कि वहाँ पर एक हमारे मुसलमान भाई चुनाव लड़ गए जो बसपा से लड़ गए। तो बसपा से लड़ने से क्या हुआ कि तमाम मुस्लिम वोट एक तरफ विखंडन हो गया पूरी तरह, और एक तरफ यादव समाज का वोट रह गया और जो बचा खुचा वोट था वो कई जगह बट भी गया जो हमारा वोटर था। लेकिन हम गिरते पड़ते 2200-2300 वोट से जीत गए और जीत गए। तो जीतते ही लगा कि ये क्या हो गया, फिर सरकार ही नहीं बनी। मतलब बोला कि नहीं है भाई, मतलब जो राजनीतिक परिस्थिति वो हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, सरकार नहीं बनी।
सरकार नहीं बनी तो हम लोगों को लगा कि पहली बार विधायक बने और सरकार नहीं बनी तो ये कौन सा दिन देखना पड़ रहा है, अब क्या होगा, बोले फिर से चुनाव होगा। हम लोग तो हतप्रभ हो गए। 2005 की बात 2005 के फरवरी में मैं पहली बार जो पहला चुनाव था 2005 में फरवरी में, फिर हुआ कि नहीं दूसरी बार फिर चुनाव होगा, सो आप तो पूर्व विधायक भी नहीं रहेंगे। हम लोग बड़ा तो शपथ भी बाकी था, शपथ भी नहीं हुआ शपथ भी नहीं हुआ और वो भी लेकिन ऐतिहासिक एक ऐतिहासिक घटना इस राज्य के लिए उस बार हुआ कि भाई चुनाव हो गया, लोग जीत गए। हम तो पहली बार जीते थे तो लगा कि ये क्या हो गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि उसमें हम लोग को करना क्या चाहिए। पहली बार विधायक बने और सरकार में नहीं गए, मतलब ओथ नहीं ले पाए, तो बड़ा मतलब निराशा कहिए वो हो गया था। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे कि नहीं अब जो मौका मिला है तो काम करना चाहिए। और जब सरकार नहीं थी तो फिर हम लोग बड़ा मुश्किल से वहाँ फिर भी काम में लगे। तो हम 2 काम पे फोकस किए। हमारा रहना सहना सहरसा में होता था, अभी भी घर वर सहरसा में है। तो सहरसा में रहते थे तो वहाँ थोड़ा सा प्रभाव तो हम लोग का था ही जी। तो बिजली ऑफिस का बड़ा काम रहता था, तो उस समय बिजली गाहे बगाए और कहीं अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो वो कम से कम 6 महीना के पहले ट्रांसफार्मर नहीं लगता था। तो बिजली का बड़ा डिमांड होता था भाई, बिजली उस समय तो बहुत ललचाने वाला चीज़ हुआ करता था। अगर कहीं बल्ब जल गया, लोग अरे बल्ब जल गया, लाइन, मैंने इतनी खुशी मिलती थी और पर्सनल हमको भी खुशी मिलती थी कि मतलब रोशनी आ गया, बल्ब जल गया, पंखा चल रहा है, तो इससे बड़ा तसल्ली होता था दिल को। तो हम लोगों ने उस पर फोकस किया कि जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो बिजली ऑफिस में एक बार हमने पूरा वहाँ सहरसा में रहते थे तो कुछ न कुछ कहीं कहीं लगवा दिया करते थे लोगों का। तो हमने प्रेशर बनाया कि बिजली ऑफिस पे कि भाई हमको मैक्सिमम ट्रांसफार्मर चाहिए। तो अधिकारियों ने बोला ठीक है सर, देखते हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश नहीं कर रहा चाहिए, तो हम लगे हुए थे कि भाई हमको चाहिए तो चाहिए। एक बार पूरा 1 ट्रक ट्रांसफार्मर आया, मुझे लगता है 1 दर्जन भर से ज्यादा ट्रांसफार्मर था। हमने पूरा ट्रक फोर्सली पकड़ लिया और लेकर अपने क्षेत्र में चला गया। अरे वो हमने कई जगह लगवा दिया, तो बड़ा लोगों में खुशी हुई कि हाँ ऐसा विधायक तो एकदम एक ही बार में इतना ट्रांसफार्मर आ गया। लेकिन उस समय बहुत लोग कहे होंगे विरोधी कि रंगदारी, हाँ तो विधायक जी रंगदार है। विरोधी तो कहते हैं कि रंगदार है, बाहुबली है, पता नहीं क्या क्या है। इन चीजों का हम परवाह नहीं करते थे। मुझे लगता है कि हमारे बाहु में अगर बल है तो इसका सही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, समाज के लिए। हाँ, समाज के लिए। और कोई नहीं कह सकता कि हमने कभी गलत इस्तेमाल किया। हमने हमेशा समाज के लिए अपने बाहुबल का प्रयोग किया। समाज हित में जो भी करना पड़े उसके लिए हम पीछे नहीं हटे, भाई ये करना है तो करना है। तो ऐसा एक बार हमने नहीं किया, कई बार किया। 2-3 राउंड हमने ट्रक भर ट्रांसफार्मर उठा के ले गया और लोगों के बीच में वितरण किया। तो लोगों को लगा इससे बढ़िया विधायक नहीं हो सकता। तो तब तक में फिर नीतीश जी की सरकार बन गई। मैं बता रहा हूँ ना, ये हम उस बीच की कहानी। अच्छा, उस बीच की कहानी है। की अगले चुनाव नवंबर में हुए। अच्छा, इस बीच की जो 7-8 महीने का 9 महीने का समय मिला, उस बीच की मैं कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद काफी फर्क आया हमारे क्षेत्र में चुनाव में इन कामों से। हम विधायक तो हुए नहीं, नाम के विधायक हो गए थे। एक बॉडीगार्ड मिला हुआ था, बस विधायक के नाम पर एक सरकारी बॉडीगार्ड मिला हुआ था। तो फिर हम क्षेत्र भ्रमण किया करते थे। तो अपराधी लोग का तो तांडव था ही। चुनाव के दिन भी कई चीज फेस करना पड़ा। चुनाव के दिन वोटर को निकलने नहीं दिया जाता था। हमारे क्षेत्र की ये स्थिति थी कि लोग वोटर डर से, अपराधियों के डर से नहीं निकला करते थे। हमने काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप निकलिए, आपकी अगर कोई परेशानी होती है तो हम दूर करेंगे, प्रयास करेंगे। और हुआ भी वही। चुनाव के दिन ही, मॉर्निंग में ही कई जगह मारपीट हुआ, कई अपराधियों को खदेड़ा गया। तो फिर कई केस मुकदमे भी हुए। लेकिन जब अपराधी को पिटाई लगा, हम समझते हैं, तो ये बातें फैली कि फलाना अपराधी पिटा गया, फलाना अपराधी को खदेड़ा गया, फलाना अपराधी भाग गया। तो जो आम लोग थे वो बड़ा एकदम सहमे हुए घर से निकले। लेकिन घर से निकले, वोट किए, जिसका नतीजा था कि हमने बताया कि 2200 से जीते। और वहीं फिर हम लोग जब काम करना शुरू किए, और मुझे लगता है कि कई जगह अपराधियों को खदेड़ा गया, कई जगह पुलिस में FIR किया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। और उस समय तो थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का भी बुरा हाल हुआ, तो वो मैनेज हो जाता था, जहाँ तहाँ अपराधियों से मैनेज हो जाया करता था। तो हमने अपना फोर्स इस्तेमाल किया कि भाई हम अपराधी या तो अपराध छोड़ दो, अन्यथा हमारा क्षेत्र छोड़ दो। ये डायलॉग हमारा हिट था और अखबारों में बार बार छपते रहता था। और इस पे हमने काम भी किया और लोगों को बड़ा खुशी हुई
कि भाई इससे बढ़िया विधायक और क्या हो सकता है, कि भाई विकास का काम तो सरकार स्तर पर जो होगा होगा, लेकिन 2-3 चीजें जो शांति व्यवस्था जो लोग डिमांड किया करते थे, हमने पहला काम किया कि शांति व्यवस्था। अपराध का ग्राफ नीचे चला गया, पूरी तरह तो खत्म होता नहीं बिहार में अपराध, लेकिन अपराध का ग्राफ काफी नीचे वहां चला गया। रंगदार लोग पलायन करने लगे, क्षेत्र छोड़ के अपने दूसरे जगह जाने लगे। हमने स्पष्ट निर्देश दिया, भाई अगर मेरे यहाँ अपराध करोगे, पुलिस खोजेगी अलग, मैं खुद खोजूंगा अलग, तो फिर मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो लोग साइड होने लगे, और फिर बिजली का काम बड़ा हुआ। यही 2 काम हम कर पाए थे। अच्छा। जिसका नतीजा हुआ कि नवंबर के चुनाव में मुझे 24,000 वोट से लोगों ने जिताया। अब कहाँ 2200 वोट से 2000 प्लस में थे, कहाँ 24,000 वोट से, मात्र इन दोनों कामों पे। जी। फिर लेकिन बहुत सारे सवाल भी उस समय जरूर उठे होंगे आप पर कि कानून को हाथ में लेते हैं विधायक जी। तरह तरह का सवाल उठता था। तो इन चीजों से जब हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और जन कल्याण के लिए अगर कानून को हाथ में भी लेना पड़े, तो हम घबराते नहीं है, नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं घबराते। तो ये नेचर मतलब बचपन से माने बागी स्वभाव, बचपन में कैसा स्वभाव था? बचपन में भी थोड़ा सौम्य थे, लेकिन थोड़ा सा वो हम समझते हैं कि तेवर तो एक शुरू से होता है, खून में तेवर होता है जी। हम लोग राजपूत समाज से हैं, और राजपूत समाज से हैं तो हम लोग मानते हैं वॉरियर कौम है, और अब युद्ध में विश्वास करते हैं, लड़ाई में विश्वास करते हैं कि भाई लड़के जीतना है तो लड़के जीतना है, और हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, बिना लड़े कुछ संभव नहीं है। अगर जो समाज में माहौल है, खास करके बिहार में अगर माहौल है, आप बिल्कुल शांत हो जाए, आप किसी से मतलब ना रखें, आप अपना काम करें, घर में रहें, किसी को टच नहीं करना चाहेंगे, आप किसी को कुछ नहीं कहना चाहेंगे, फिर आपको लोग कुछ कहना शुरू करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। लोग आपको तंग करेंगे, तबाह करेंगे कि भाई तुम इतना शांत क्यों है, तुम्हारे पास ये संपत्ति क्यों है, तुम्हारा ऐसा घर का है, तुम्हारे पास ये का है। अगर आप प्रोटेस्ट ना करेंगे तो मुश्किल होगा। अब शासन प्रशासन के भरोसे लोग कब तक रहता है? तो अभी यही हाल है बिहार का, या उस समय थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता? उस समय तो बहुत ज्यादा था, उस समय तो काफी था, मुश्किल था। आप लोगों से बचते तो आपको बचना मुश्किल था। लोग आपको टच करते ही करते भाई तुम्हारे पास पैसा है तो इस समय हमारा भी शेयर है, ये स्थिति बनी हुई थी। अगर तुम भला आदमी हो तो क्यों भला आदमी हो, ये स्थिति थी। आपके घर में घुस के रहने के लिए लोग तैयार था, आप किसी को ना टच करते, लोग आपको टच करने तैयार था। तो काफी बुरा हाल उस समय मंत्री जी, तो किससे ज्यादा टकराहट होती थी आपकी? क्योंकि पुराना किस्सा आप बता रहे हैं। हम किसी व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, किसी अपराधी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। अपराधी का नाम लेके किसको आप हाईलाइट करेंगे? वो जंगल राज था, सीधा बात जानिए। जंगल राज आज हम लोग कहते हैं तो लोगों को मिर्ची लगती है, ये निश्चित रूप से जंगल राज है। आज भी अपराध होते हैं, ऐसा नहीं कि अपराध नहीं होते, घटनाएं घट रही है, हत्याएं हो रही है, लेकिन एक अंतर है। इस अंतर को समाज को समझना पड़ेगा। अगर अपराध होता है तो अपराधी की गिरफ्तारी होती है। नीतीश कुमार जी के शासन में सुशासन का जो कहा गया, उसमें सबसे बड़ी बात है कि अपराध अगर होता है तो गिरफ्तारी होती है, पुलिस खोजती है, इनकाउंटर भी होता है, और स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधी को सजा कराया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपराधी अपराध करके सीएम हाउस में बैठते थे, अपहरण होता था तो सीएम हाउस में फैसला होता था। इससे दुखद दिन बिहार में नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए कि कोई सीएम अपराध कर दे, कोई मर्डर कर दे, सीएम हाउस में जाके बैठे, कोई अपहरण कर ले, सीएम हाउस में जाके पैसा मांगे। ये दिन अगर बिहार में आ गया तो फिर से बिहार पूरी तरह शर्मसार और खत्म हो जाएगा, हम ये मानते हैं। ऐसे हालात बिहार में अब तो संभव नहीं है, लेकिन क्राइम है। नहीं, हम ये मानते हैं, हम इससे इग्नोर नहीं कर सकते। रोज घटनाएं घट रही है, अखबार में छप रहा है, टीवी में चल रहा है, लोग देख रहे हैं। हम बैठ के झूठ बोलते रहेंगे नहीं कुछ नहीं हो रहा है, इससे नहीं काम चलेगा। जो अपराध हो रहा है निश्चित रूप से इस पे अंकुश लगने की आवश्यकता है। अपराधियों के दिल में जो पुलिस का भय खत्म हुआ है, उस भय को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम 2 दिन पहले भी इंटरव्यू दिए, अगर एक आध इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, एक आध इनकाउंटर करके आप दिखा दिए कि इनकाउंटर हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। अपराधियों का दर्जनों इनकाउंटर करना पड़ेगा। जो अपराधी सर उठा रहे हैं उनका सफाया करना पड़ेगा। जो कानून को धत्ता बता रहे हैं, कानून को समझते कुछ है नहीं, तो इससे हमारा जो ग्राफ है वो खराब होगा। तो पुलिस को जब छूट दी गई है कि आप काम करिए और पूरी मुस्तैदी से काम करिए, क्यों नहीं हो रहा इस तरह का? थोड़ा ये सवाल बनता है। लोग बोलेंगे सरकार का हिस्सा आप भी हैं, बिल्कुल। तो सरकार ये समझ में यह बात नहीं आ रही है कि आप लोग मांग कर ही रहे हैं, नीतीश जी भी कर्मठ हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने निर्देश दिया है कि आप काम करिए,
जो भी जरूरत पड़े उस तरह का काम करिए। थोड़ी सुस्ती का जो माहौल है पुलिस में, इस सुस्ती को दूर करना पड़ेगा। जो पुलिस का हथियार है उसका जंग छुड़ाना पड़ेगा। गोलियों की आवाज़ सिर्फ अपराधियों की आती है, पुलिस के गोलियों की आवाज़ की जरूरत है। पुलिस के अपराधी का जो गोली का गूंज जो है ना, वो पुलिस के गोली का भी गूंज सुनाई देना पड़े। तो क्या पुलिस में गुटबंदी है? अभी अपराधियों के गोली की गूंज आती है, ये दुखद है। उसमें हम मानते हैं कि पुलिस के गोली का गूंज सुनाई पड़ना चाहिए। आम लोगों को गोलियां चलते रहनी चाहिए, अपराध हुआ गोली चले। हम कई जगह हम देखे हैं, हरियाणा के की अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरह से उस समय आतंकवाद का माहौल था, तो केपीएस गिल हुआ करते थे वहाँ के डीजी, और उनके बारे में मैं जानता हूँ। हमारे भी एक रिश्तेदार वहाँ पर आईपीएस अफसर हैं, तो मैं उनसे कहानी सुना करता था। तो वो बताया कि किस तरह से अपराध को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से पुलिस को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह से शाबाशी दी जाती है, और गोलियां चलती रहनी चाहिए। गोलियां चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल। पुलिस की गोलियां या तो अपराधी के बदन पे चले तो बदन पे चले, अगर नहीं मान रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, नहीं तो हवाई फायरिंग आवश्यक है। कहावत कई जगह है कि सांप काटना छोड़ देता है तो कोई नहीं, फुफकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो पुलिस का ये फुफकार जो है ना, ये दहशत जो है ना, अपराधी के दिल में होना जरूरी है। मंत्री जी, ये क्यों पुलिस सुस्त क्यों है? आप लोग को क्या लगता है वजह? देखिए, इसमें कई हम लोग ये भी मानते हैं कि कुछ लोग आरजेडी मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, ऐसे अफसर हैं? बिल्कुल, कुछ न कुछ होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के लोग सरकार को बदनाम कराने के लिए घटनाएं कराने में पूरी तरह अग्रसर हैं। 4 दिन पहले मेरे यहाँ घटना घटी, एक आदिवासी की हत्या कर दी गई, और किस वजह से? जमीन की वजह से। जमीन 1 कट्ठा आदिवासी से परचेज किया गया, और उसे खिला पिला के नशा दे करके उससे 5 कट्ठा लिखा लिया गया। 5 कट्ठा मार्केट का जमीन, वैल्यूएबल जमीन था, और जब 2 महीना उसे नशा में रखा गया। आदिवासी तो थोड़ा नशा पान करते हैं, तो उनको 2 महीने तक नशा पान कराया गया, उनको पता नहीं चला। जब वो जमीन पे घर वर बनाना शुरू किया, जब उनको पता चला, तो फिर वो आया विरोध करने, तो तुमको मैं 1 कट्ठा लिखे 5 कट्ठा में कैसे काम कर रहा है? फिर उसकी पिटाई की गई, फिर उसे उठा करके गोली मार करके फेंक दिया गया। और उस परिवार के 3 भाई थे, तीनों के साथ सेम घटनाएं घटी। तीनों भाई का मौत के घाट तीनों भाई को उतार दिया गया। ये काफी दुखद घटना है। और ये कौन है करने वाले? सीरा आरजेडी के लोग, तमाम आरजेडी के लोग हैं। तो ऐसी घटनाएं जब घटती है, पुलिस अगर एक्शन में ना आए तो दिल में खून खौलता है, लगता है कि अब खुद से इसका हिसाब किताब करना चाहिए। तो ये स्थिति क्यों है? पुलिस को इस पे काम करनी चाहिए। पुलिस को अपना हथियार का जंग छुड़ाना चाहिए। हम बार बार कहते हैं, गोली चलते रहनी चाहिए पुलिस की, अपराधी के शरीर पे चले या हवा में चले। गोलियां चलने से अपराधियों के दिल में डर होता है। लेकिन आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही है पुलिस? देखिए, ये ऐसा नहीं है। हर पुलिस वाले उस तरह के नहीं होते, हम ये भी मानते हैं। कुछ पुलिस वाले हैं जो उस तरह के हैं। अगर वो कहीं साइड लाइन है तो उनको सामने लाना चाहिए। अगर कोई साइड लाइन है, काम करने वाले हमारे अधिकारी साइड लाइन है, तो उनको फ्रंट लाइन में आना चाहिए। और गोली भी सबसे नहीं चलता है, गोली चलाने के लिए भी जिगड़ा चाहिए। तो जिगड़ा वाला को खोज के लगाओ ना, क्यों सोया हुआ है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो जिगड़ा वाला पुलिस अधिकारी है उनको आगे करो, फ्रंट पे लाओ, गोलियां चलवाओ, अपराधी के सीने पे गोली चलाओ, तब जाकर के ये माहौल ठीक होगा। ये हमारे लिए ठीक माहौल नहीं है। तो क्या इसके लिए मतलब आप डीजीपी को आग्रह कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार? माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं। अच्छा, लगे हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी लगे हुए हैं। सम्राट जी खास करके काफी प्रयास करते हैं कि अपराध का ग्राफ नीचे जाए। पुलिस को खुली छूट दी गई है, फिर भी कहीं न कहीं अपराध हो जाता है। तो मुझे लगता है कि और मेहनत करने की जरूरत है, और कहीं न कहीं इस पे चुस्ती बरतने की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है, और सख्ती की जरूरत है। ये आज के लिए सुशासन के लिए, जब सुशासन हम लोग नाम दिए हैं, तो ये सुशासन स्थापित हो, इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे संघर्ष करना पड़ेगा, इस पे और छूट देनी पड़ेगी, और हमें पुलिस को और अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए आवश्यक है। अच्छा, चूंकि हम लोग एकदम गंभीर हो गए हैं, बड़ा मुद्दा है बिहार का, और आपने शुरू में बात बता दी। थोड़ा सा परिवार के बारे में हम जानना चाह रहे थे कि परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं सब? देखिए, हमारे परिवार में मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, लाइफ है, दोनों घर पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। पिताजी हमारे अच्छे किसान हैं, अच्छे किसान में उनका नाम है, खेती करते हैं और शान से घर पे रहते हैं।
और हम लोग का जो स्टूडेंट लाइफ से ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हुआ तो काफ़ी उससे नाराज़गी रहती थी, घर से दूरी भी बना रहता था, कम कम घर जाया करते थे। अभी भी मौका कम मिलता है, साल में 6 महीना पे एक बार घर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जाने का मौका मिलता है। तो फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि जब से हम लोग थोड़ा ठीक ठाक हुए तो घर परिवार का भी ख्याल रख पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घर परिवार सुखी संपन्न है, लोग रहते हैं। छोटा भाई हमसे जो छोटा 3 भाई हैं, हमसे छोटा है, वो पिताजी के साथ रहते हैं, गांव का खेती उती संभालता है। उससे छोटा बिजनेस करता है, कभी पूर्णिया कभी सहरसा, तो वो व्यापार में लगा रहता है। एक सिस्टर है, बड़ी है, उनका शादी कटिहार में है। तो इस तरह से ईश्वर की कृपा से सुखी संपन्न परिवार है। पिताजी 3 भाई थे, हमारे पिताजी बड़े भाई हैं। आपने सुशांत का नाम सुना होगा, तो सुशांत हमारे छोटे चाचा के लड़के थे और उनसे एक चाचा और छोटे हैं जो लेक्चरर सहरसा में थे। तो ये हमारा उन लोगों को भी एक एक लड़का, सुशांत अकेला भाई था और छोटे चाचा हमारे हैं प्रोफेसर थे, उनको भी एक लड़का है और लड़कियां हैं घर परिवार में। तो काफ़ी हम समझते हैं कि ईश्वर की कृपा से हम लोग का सुखी संपन्न परिवार है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहेंगे कि आज हम मतलब खाने को संघर्ष करते थे, बहुत छोटा काम करते थे, आज बड़ा संपन्न हो गए। तो ईश्वर की कृपा से हम लोग का परिवार संपन्न परिवार था और बाकी ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ आगे जी। पत्नी भी राजनीति में, उनकी भी बिल्कुल पत्नी भी राजनीति में आई, जबकि ऐसा नहीं था कि शुरू से राजनीति कोई चाहत थी। और एक्चुअली हुआ क्या कि हम 2002 में या 3 में एमएलसी का चुनाव हुआ, तो 2005 के पहले तो हम पहला चुनाव एमएलसी का चुनाव लड़े थे। तो उस चुनाव में मेरी स्थिति, वो 3 जिला का क्षेत्र होता है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, हमारे यहाँ बड़ा एरिया है एमएलसी का, जो पंचायती राज से होता है। तो वो चुनाव लड़े थे। तो उस चुनाव में लोगों ने गंभीरता से लिया नहीं कि चुनाव को कंटेस्ट दे सकता है या चुनाव जीतने के पोजीशन में आ सकता है। हम चुनाव समझिए कि जीत चुके थे वोट से, लेकिन उस समय लालू जी का राज था, लालू जी सीएम थे, काउंटिंग चल रहा था, अधिकारियों ने आके बधाई दे दिया कि आप जीत गए। अच्छा। और कई बार लोगों ने कहा कि आप जीत रहे हैं, एकदम आपकी जीत पक्की है। और ये बातें सीएम हाउस तक गई कि वो जीत रहा। तो सीएम हाउस से काफ़ी अधिकारियों को डांट फटकार काउंटिंग के बीच में चला, जैसे कि लोग बता रहे थे, कुछ लोग हमारे भी थे आरजेडी में जो जानते थे, हम लोग को नज़दीक से बता रहे थे कि लालू जी का काफ़ी फ़ोन आने लगा कि वो किसी भी हाल में नहीं जीतना चाहिए, चाहे कोई भी जीत जाए। 1-2 लोगों का नाम भी लिए, जिनका पहले नाम लिए वो बहुत नीचे थे। तो फिर वहाँ जो जीते कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो उनके बारे में बताया गया कि वो 3रे पोजीशन पे। बोला वो तो पागल है, बोला हाँ लेकिन उसी को जिताओ, ठीक है। तो उनके स्वजातीय थे, तो उनको उन्होंने फोर्सली जिताने का काम किया। मुझे लगता है कि काउंटिंग 3रे दिन तक चला, पहला दिन, दूसरा दिन, और काउंटिंग 3रा दिन चल ही रहा था, घोषणा कर दिया गया कि फलाने लोग जीत गए। ये काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ, बाहर काफ़ी लोग थे, काफ़ी हम समझते हैं कि मार दंगा की स्थिति हुई, पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। 3 जिला के फोर्स आ गए, 3 एसपी कैंप करने लगे, डीआईजी, कमिश्नर, सब लोग कैंप किए। फिर मामला स्थिर हुआ। लोगों ने बोला कि भाई अब तो फोर्सली ये कर दिया है तो केस मुकदमा हो। हमने कहा कि जो स्थिति है राज्य देश की, केस मुकदमा क्या, 5 साल यूं ही निकल जाएगा केस करने में, तो केस से बेहतर है कि आगे की तैयारी करें। और हम लोग फिर बड़ा नाम हुआ, लोग कहते थे कि जीत के हार, मतलब हार के जीत गए। अच्छा, हार के जीत गए, मतलब जीता हुआ था। लोगों में ये पूरा क्लियर मैसेज गया कि ये व्यक्ति जीत चुका था और इसको फोर्सली हरा दिया। तो एक सिंपैथी जो होता है वो भी मार्केट में बड़ा अच्छा सिंपैथी गया कि मतलब अच्छा है ये जीता हुआ था। उसका नतीजा ये हुआ कि 2005 में फिर हमें टिकट मिल गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी से, जेडीयू से हमें टिकट मिल गया। और टिकट जब मिल गया तो फिर वो चुनाव जीत गए। तो ये बड़ा उस समय हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए यही रहा कि पत्नी का आने का यही उद्देश्य था। जब हम चुनाव जीत गए, विधायक हो गए, फिर अगला चुनाव आया एमएलसी का। तो हम कोशिश किए कि भाई माना पत्नी को लड़ाया जाए, क्योंकि हमारा लड़ा हुआ था, लड़ा हुआ सीट था और वैसा कोई दावेदार भी नहीं था वहाँ पे। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री से मिले, आग्रह किए कि भाई हम एमएलसी का भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं वाइफ को। तो उन्होंने बोले कि नहीं अब तो आप खुद कम एज के हैं और वाइफ भी कम एज की है, तो आप अकेले एमएलए ही, फिर आगे बाद में देखा जाएगा, क्यों परेशानी ले रहे हैं। हमें भी लगा चलिए अभिभावक हैं, जो कह रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। बोले आप ही के लोग लड़ रहे हैं। तो मधेपुरा से आदरणीय शरद जी वहाँ हुआ करते थे। शरद जी बोले शरद जी के कोटे में वो सीट है, सो आप लोग मेहनत कीजिएगा। बोले ठीक है। तो शरद जी किन्हीं को लड़ाए
जी। तो फिर वो चुनाव हम लोग काफ़ी प्रयास किए, लेकिन चुनाव वो हम लोग जीत नहीं पाए थे। फिर चुनाव हमको लगता है ये विरोधी खेमे में शायद चला गया। जी। तो फिर उसके बाद जब हम फिर बीजेपी में आ गए थे, तब तक बीच में डिस्प्यूट हो गया था 2010 के बाद, जब हम लोग सरकार से अलग हट गए और फिर हम हालांकि जीत गए थे एमएलए चुनाव खिलाफ में भी आकर के। 13 में ये 12-13 की 12-13 कहानी के बाद। है। हाँ, जब टूट गई थी सरकार तो फिर चुनाव आ गया। उस समय तो फिर हम अलग आ गए थे, बीजेपी में आ गए थे। तो बीजेपी में वाइफ को ज्वाइन कराए। हमने अपने नेता से पूछा, उस समय सुशील मोदी जी थे, हमने सुशील मोदी जी से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, और हम वहाँ चुनाव लड़े थे और चुनाव हम हार गए थे, लेकिन हमारा जीता हुआ चुनाव था, क्षेत्र हम लोग का बना हुआ है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है कि कोई कैंडिडेट हमारे पास वैसा बेहतर नहीं है तो तैयारी कीजिए। हम लोग तैयारी करने लगे। एंड टाइम लास्ट में क्या हुआ कि वो सीट चली गई एलजेपी के पास। तो एलजेपी के पास फिर सीट चला गया, तो फिर हम पूछे कि भाई आपने कहा कि तैयारी करिए, और हम लोग तैयारी कर रहे थे, ज्वाइन भी कराए, अच्छा खासा यहाँ पर लोग आए पटना में हेडक्वार्टर में ज्वाइन कराए पार्टी ऑफिस में वाइफ को। तो बताया कि ठीक है अब तो चला गया है, तो देखिए क्या करना है। तो हम बोले कि अगर उधर से टिकट, तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर लड़ना चाहते हैं, प्रयास करते हैं तो आप प्रयास करिए। मंगल जी से बात हुई थी, तो मंगल जी ने एक चीज़ हमें कहा था कि आप जा रहे हैं कोई बात नहीं, खुद मत जाइएगा, आप बीजेपी में रहिए, एलजेपी में आप मत जाइएगा, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से लड़ लीजिएगा, लेकिन आप बीजेपी में ही रहिएगा, आपको बीजेपी में ठीक है, आपकी आवश्यकता भी है और आपका फ्यूचर भी बीजेपी में। मुझे भी लगा कि नहीं ठीक है। तो फिर हमने आग्रह किया एलजेपी के अपने नेताओं से, आदरणीय रामविलास जी स्वर्गीय हो गए, उनसे मिले, पारस जी से मिले, तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, हमारे भी नज़र पर आप ही लोग हैं, कोई दूसरा वैसा है नहीं। तो वहाँ से टिकट मिला और हम लोग चुनाव जीते, और चुनाव बेहतर तरीके से जीते। पूरे बिहार में तीसरा स्थान था। अच्छा, तीसरा, जबकि सरकार के खिलाफ थे। और पूरे तीनों जिला में ना कोई विधायक, ना कोई एमपी, ना कोई सांसद, कोई नहीं था। मतलब पूरे एनडीए में कोई नहीं था। और हम एमएलए थे, बट हम सस्पेंड थे। हमें भी सस्पेंड कर दिया गया था, कुछ बातें हुई थी। हम जेडीयू के एमएलए थे, सस्पेंडेड एमएलए थे। तो उस समय चुनाव हुआ, और चुनाव में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, लोकल लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और उसका नतीजा हुआ बेहतर वोट से हम लोग चुनाव जीत गए। फिर मतलब उसके बाद का चुनाव आया 15 का, तो चुनाव जीते। फिर मतलब बीजेपी से टिकट मिल गया, बीजेपी से चुनाव लगातार जीते। तो यही उनका था रास्ता आने का जी। हाँ, तो हालांकि अच्छा, अब फिर वो सक्रिय होंगी राजनीति में? अभी थोड़ा सा फिर चुनाव नजदीक आ रहा है, कर दिया गया, थोड़ा सा गैप कर दिए कि थोड़ा सा फैमिली का भी बर्डन होता है, परिवार की जिम्मेवारी होती है, तो थोड़ा सा उनका बच्चों पे हम लोग शुरू में क्या किया, हॉस्टल में बच्चों को डाल दिए। तो 12 तक बच्चे हॉस्टल में रह गए। अब जब वो 12 तक ही दूर रहे बचपन से, अब वो आ गए हैं, तो वो बोलती है कि थोड़े दिन जब तक ये लोग सेटल हो जाता है तो हमें बच्चों के साथ टाइम देने दीजिए। बिल्कुल, नहीं तो बड़ा, और संपत्ति क्या होता है, आदमी का बच्चा परिवार ये ठीक हो जाए तो ये सबसे बड़ा काम उपलब्धि है। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो फिर लगता है कि काहे के लिए कौन सा काम किए, खुद राजनीति में रहे और परिवार खराब हो गया, बच्चे खराब हो गए, तो थोड़ा सा वो अपने आप को अभी रोकी हुई है। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं से ऑफर आ जाए तो पार्टी ने जवाबदेही भी दिया, पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष भी उन्हें बनाया, तो थोड़ा बहुत काम की, बट जितना होना चाहिए उतना टाइम नहीं दे पाई थी। हमने कहा कि थोड़ा बैक हो जाओ। हमने अपने अध्यक्ष जी को भी बोला कि थोड़ा दिन के लिए गैप दे दीजिए, थोड़ा परिवार में अपना समय दे ले, फिर फ्यूचर में देखा जाएगा, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब देखा जाएगा। तो फिर घर में क्या है, एक बार राजनीति में आ गई है तो राजनीति में अपना पहचान बन गया, और विधान परिषद में भी ठीक ठाक पहचान रहा, और प्रदेश में उपाध्यक्ष बनी तो राज्य में भी लोग से अपना काम हुआ। अच्छा, एक और काम की इच्छा भी रहती है कि ठीक है मौका मिलेगा तो बाद में तो काम भी करेंगे, वो फ्यूचर में देखा। अच्छा, एक जैसे परिवार में होता है कि आप भी पॉलिटिक्स में, मैडम भी पॉलिटिक्स में, तो टकराहट कम होती होगी, क्योंकि मिजाज मिल रहा होगा, राजनीति को वो समझती होंगे। हमारे यहाँ ज्यादा टकराहट नहीं होता है। नहीं, जो पति पत्नी में नोकझोंक वाला, पति पत्नी में नोकझोंक कहाँ नहीं होता, थोड़ा बहुत नोकझोंक चलते रहता है, वो सब नहीं है। लेकिन हमने तय कर लिया, और मुझे लगता है कि जो नेचर होता है, स्वभाव होता है औरत का, और जो मर्द का स्वभाव होता है, जब आपको घर संभालना है, जब आपको परिवार संभालना है, तो थोड़ा बहुत आपको मिला के ही चलना पड़ेगा।
तो अगर पत्नी कुछ गलत बात नहीं बोल रही है, अगर लगता है कि ठीक है हम इसको मिला के इनके बातों को मान के चल रहे हैं, तो कहीं परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि अगर जो भी काम कर रही है तो गलत नहीं है, तो बोले ठीक है आप ही करो, आप संभालो। भाई परिवार संभालना, ये फिर घर चलाना, तो हमने कहा कि ठीक है आप जैसा बताइए हम करते रहेंगे। तो इसके वजह से क्या है कि परेशानियां कम हो गई। हाँ, थोड़ा विवाद कम होते रहता है। नहीं तो घर में तो थोड़ा नोकझोंक चलते रहता है। किसी बात पे अगर नोकझोंक हो भी गया तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जल्दी ये तुरंत 5-10 मिनट खत्म हो जाए, ताकि भाई ठीक है परिवार खुश तो बाकी खुश है। क्या है कि कोई भी व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है, काम करता है, लौट के घर आता है। अगर घर में माहौल ठीक ना रहे तो फिर घर भी नर्क हो जाए, तो उससे क्या बेहतर, क्या आपका सारा काम किया दिया बेकार हो जाएगा। तो घर बाहर का माहौल बेहतर हो तो घर का भी माहौल बेहतर हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अगर हम बाहर संघर्ष भी कर रहे हैं तो घर आके तसल्ली मिल जाए, थोड़ा सुकून की जिंदगी, थोड़ा सुकून का समय मिले, ये हर मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। तो आप ऐसा माहौल बना के रखें कि घर में आपको सुकून मिले। तो हमने कोशिश किया कि ठीक है घर में सुकून वाला काम हो, तो भाई उसमें अब धर्म पत्नी का ज्यादा बात सुनना पड़े तो क्या करिएगा भाई, तो सुनना ही पड़ेगा। आधा अधिकार बोलते हैं तो सुनना ही पड़ेगा, वो चलता रहता है। तो हम लोग का अपना कंप्लीट रहता है कि कहीं कोई कुछ हमें कराना होता है तो समझा के बुझा के भाई ये करना जरूरी है, भाई ठीक है, तो फिर मना के किया जाता है। अच्छा मैडम देखेंगी पॉडकास्ट तो तब उनकी प्रतिक्रिया ली जाएगी। अच्छा एक चीज जो शुरुआती, चूंकि आपने बताया कि राजनीति में मतलब माहौल ही 90 का जो बिहार था ऐसा था कि राजनीति में मजबूरन आना पड़ा, धीरे धीरे कदम बढ़ते चले गए। तो उस समय में क्या लग रहा था कि राजनीति में ये सबसे बड़ी चुनौती है जिनका सामना आपने किया हो? देखिए राजनीति से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो फैक्ट है हमारी चाहत नहीं थी हम राजनीति में आए। हम लोग एक टीम में रहते थे, किशोर मुन्ना जी हैं जी, हम लोग साथ। अच्छा वो आजकल प्रशांत किशोर के साथ अपना संघर्ष में लगे हुए हैं। हाँ। तो हम दोनों एकदम बिल्कुल साथ रहते थे, काफी लंबे समय तक एक साथ रहना, एक बेड पे सोना, एक थाली में खाना, ये स्थिति थी हम लोग की। तो हम उसको रखते थे राजनीति में कि भाई तुम राजनीति करो, हम लोग राजनीति हमें पसंद नहीं आता था। आपको बिल्कुल रास नहीं आता था, और हम स्टेज पे चढ़ने से कतराते थे, माइक देख के भाग जाया करते थे। हाँ। हमें कुछ बोलना पड़ेगा। हाँ। तो बड़ा हेजिटेशन हमको होता था, और मुझे लगता था कि लाइफ में मैं सब काम कर सकता हूँ, लेकिन काम मुझसे माइक पर भाषण नहीं देंगे, मंच पे चढ़ के भाषण देना। हाँ। ये हमसे नहीं होगा। मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे भारी काम अगर मेरे लिए कोई है तो यही है, भाषण देना। हाँ, लेकिन ये ईश्वर का कृपा कहिए, लोगों का प्यार कहिए कि धीरे धीरे राजनीति में भी आ गए, चुनाव भी जीतने का मौका मिला, मंच पे भी चढ़ जाते हैं, 2 शब्द बोल भी लेते हैं। तो ये लगता है कि ये बड़ा संदेश भी है एक आम युवाओं के लिए कि अगर आप प्रयास करेंगे तो दुनिया का कोई काम छोटा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो इसके लिए मनुष्य प्रयास करे और वो ना हो। ये हम ये मानते हैं, अपने पे घटा हम बताना चाहते हैं, तमाम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसके पीछे आप लगेंगे तो नहीं होगा। ये नहीं है, ये संभव है, हर काम हो सकता है। जब मेरे जीवन में घटना माइक देख के मुझे डर लगता था। मैं मंच के इर्द गिर्द नहीं रहता था, मैं रहता था पॉलिटिशियन के साथ में। हाँ, लेकिन कहीं भाषण न देना पड़ जाए। आनंद मोहन जी के साथ में रहता था, बड़े भाई की तरह रहते थे, उनका प्यार सम्मान मिलते रहता था। और हम लेकिन वहां से भाग जाया करते थे। हाँ। कि नहीं हमें कहीं बोला, और वो कभी कभी करते थे अरे बुलाओ कहाँ है, कुछ बोलना है उसको भी। तो हम डर से भागते थे कि नहीं हमें मंच बोलना नहीं है। हाँ। तो बड़ा अजीब स्थिति मेरा था, लेकिन अब ईश्वर की यही चाहत थी कि नहीं यही काम करना है। तो ऊपर वाले के निर्देश से ये होता चला गया, और ईश्वर अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये मानते हैं कि ऊपर वाले का बड़ा कृपा है हमारे ऊपर, जो हम लोग चल रहे हैं। अच्छा किशोर कुमार मुन्ना का नाम लिए, आपके एकदम अभिन्न मित्र हैं, तो नहीं लगता कि किशोर कुमार मुन्ना रास्ता भटक गए हैं? उनको राजनीति में ही अगर करना है तो कुछ और रास्ता पकड़ना चाहिए। ये पर्सनल लाइफ है, पर्सनल अपना उनका विचार है, अपने अपने विचार से लोग काम करते हैं। और जैसे जैसे उनको मौका मिल रहा है, विधायक बने, 2 बार विधायक बनने का मौका मिला, लेकिन क्षेत्र चला गया, सुरक्षित हो गया तो फिर मौका नहीं मिला। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से संघर्ष करता है। हमारी शुभकामना उनके साथ हमेशा होती है कि अच्छा करे, बेहतर करे। बात होती है ना, हमेशा बात होती है, ऐसा कुछ बात होती है, बिल्कुल। अच्छा आनंद मोहन जी का जिक्र कर रहे हैं, और इसी
जहां आप बैठे हैं वहीं आनंद मोहन जी पिछले दिन आए थे, तो बहुत बातचीत हुई थी। तो उन्होंने तो खुल के बात की और कहा कि देखिए जो लालू जी का शासन था, ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि हम लोगों को विद्रोह करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, विरोध करना पड़ा। तो उसमें पप्पू यादव का भी जिक्र आया था। तो वाकई में उस समय पप्पू यादव का एकदम आतंक हुआ करता था क्या? बिल्कुल, 90 के पहले पप्पू यादव का उस समय भी आतंक था। और चुनाव जीतने के बाद 90 में वो भी इंडिपेंडेंट जीता, चुनाव जीतने के बाद भी काफ़ी न्यूसेंस बढ़ गया, काफ़ी अपराध का ग्राफ बढ़ गया और जात पात का इतना तेज हवा चलने लगा कि हर लोग परेशान होने लगे। और उसी समय का उपज हम लोग भी है कि उसके विरोध में हम लोग खड़े होने का प्रयास किए। आनंद मोहन जी काफ़ी उस इलाके में पॉपुलर हुआ करते थे, काफ़ी गरीबों के साथ थे, काफ़ी विरोध में स्वर उठाते थे। तो उनके साथ में हम लोगों का भी संघर्ष स्टार्ट हो गया था। फिर उस संघर्ष में हम समझते हैं कि काफ़ी हम लोग हद तक इन्वॉल्व हो गए, काफ़ी परेशानियां हुई, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, दर्जनों केसेज हुए, दर्जनों बार जेल जाना पड़ा, काफ़ी परेशानी हुई। वो काफ़ी हम समझते हैं कि 90 से लेकर के 2005 ये 15 साल लालू जी का हम समझते हैं कि काफ़ी बहुत संघर्षपूर्ण बिहार के लिए रहा। और ख़ास करके जो अपने आप को थोड़ा सा फेयर मानते थे कि नहीं, हमको गलत नहीं होने देना है, गलत का विरोध करना है, उनके लिए बड़ी परेशानी थी। एक आतंक का राज जो होता है ना, वो आतंक का राज था। और ख़ास करके कोसी इलाके में उन लोगों का बड़ा वर्चस्व था, सरकार उनकी थी, बाहुबली लोग थे। हम समझते हैं कि खून खराबा, हथियार, गोली, बंदूक, ये तमाम चीज़ें काफ़ी उधर फैला हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि आप सड़क पे हैं, कोई गद्दी पे है, शासन प्रशासन उनके साथ है, तो विरोध करना कितना कठिन होता था। कुछ भी होता था, हम लोग रहते थे, कहीं बैठे हैं, स्टूडेंट हैं, लाइफ में 5 लड़के कहीं चौक चौराहे बैठे, पुलिस आई उठा के लेके चली गई। क्या हुआ भाई? तो फलाने जगह घटना घटी है, चलो तुम ही लोग जेल। कोई नहीं पकड़ा रहा है तो चलो जेल। ये खाना पूर्ति में हम लोग इसलिए कि सड़क पर विरोध करते थे, एकदम हम लोग राजनीतिक तरीके से विरोध करते थे। लेकिन कभी भी कुछ हुआ, उनकी सरकार थी, उनके मंत्री हुआ करते थे, अरे उठाओ सबको, कुछ भी हुआ उठा के जेल भेज दो। 2 दिन चले गए जेल, 4 दिन के लिए जेल चले गए। ये स्थिति बदतर बना। हम समझते हैं कि 2-4 महीना पर एक बार जेल यात्रा, हाँ, हर 2-3 महीने पर एक बार 5 दिन का जेल यात्रा हो जाया करता था। आप कुछ करिए ना करिए, थोड़ा बहुत करते भी थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग निर्दोष मैंने कंप्लीट नहीं करते थे कि जेल चले जाते थे। अरे निर्दोष क्या मतलब, अगर विरोध करते हैं, आप कोई मारने आता, आप भी उसे मारते हैं, ये अपना विरोध जारी रखते थे। भाई तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, जितना ही दम होगा उतना ही मारेंगे। भाई ये तो करते थे। तो फिर दोनों पक्ष की लड़ाई होती थी। और जब लड़ाई होती थी तो कमजोर कभी नहीं पड़ते थे, लड़ाई में भारी जरूर पड़ते थे हम लोग। कूट के आते थे तो भाई केस मुकदमा होता था। हाँ। अगर आप हमारे परेशान करेंगे, हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। कोई हमें अगर मारने आएगा, कोई हमारे मारने आएगा तो कानून बाद में देखेंगे, मारेंगे पलट के जरूर, चाहे जो हो जाए, जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे। भाई अपने अधिकार के लिए हर कोई लड़ता है। तो कोई ये नहीं कर सकता था, इतना कोई नहीं कर पाया कि आके कोई हम लोग को टच कर लिया, लेकिन उस तरह से न्यूसेंस करता था। ऐसा लगता था कि अब ये खून खराबा पे उतर गया, अपराधी आ गए, अपराधी लड़ने लगे, गोलियां चलने लगी। तो हर चीज का प्रोटेस्ट हम लोग शुरू से ही करते रहे, जिसका नतीजा है कि लोग मानते हैं कि नहीं, ये लोग गलत का साथ नहीं दिया। जब से विधायक हो, अगर गलत का साथ देते तो जब से विधायक हुए, 2005 से विधायक हुए, 5 बार जीतने का मौका मिला, कोई अपराध नहीं, कहीं कोई केस मुकदमा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपराधिक मानसिकता होती तो फिर गैंगस्टर वाला काम करते। विधायक हो गए, सरकार में आ गए, अपराध कराते रहते। लेकिन ऐसा कहीं कुछ हम लोग पर नहीं आया आरोप, और नहीं हम लोग किसी चीज में इन्वॉल्व थे, जिसका नतीजा है कि आज लोग मानते हैं कि ये लोग समाज के सच्चे सेवक हैं, समाज के सच्चे संरक्षक हैं। ये लोग मानते हैं और इसी पर हम लोग का कोई जनाधार नहीं है, वोट का कोई जनाधार नहीं है। लोग कहता अगरा पिछड़ा, हमारे क्षेत्र में आप ये मानिए कि मात्र 25,000 अगरा वोटर है, 3 लाख पिछड़ा वोटर है। किसके वोट से जीतते हैं? अच्छा, ये छातापुर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल छातापुर की बात कर रहे हैं। 2000 मात्र सुजातीय वोट है, राजपूतों का मात्र 2000 वोट है, मात्र 25,000 फॉरवर्डों का वोट है। 3 लाख बैकवर्ड समाज के पिछड़ा के अति पिछड़ा के वोट हैं, जो हमें सिर आंखों पे बैठाए रहते हैं। उनको लगता है कि इनसे बेहतर हमारा कोई सेवक नहीं हो सकता, कोई सेवक नहीं हो सकता। इसीलिए लोगों ने 5-5 बार मौका दिया। एक आध बार लोग गलती से जीतते हैं, हाँ। 2 बार धोखा दे के जीत सकते हैं, लेकिन 5-5 बार लोग ना धोखा दे के जीत सकता है, ना गलती से जीत सकता है, ना वोट खरीद के जीत सकता है। जब तक दिल में जगह ना हो, जब तक जरूरत
जरूरत ना हो, जब तक सम्मान ना हो, तब तक लोग वोट नहीं करते हैं। वोट स्वतंत्र रूप से मिलता है। हमारी पार्टी बेहतर पार्टी रही है, एनडीए बेहतर काम कर रही है, विकास के नाम पे, व्यवहार के नाम पे, कुशलता के नाम पर लोग वोट करते हैं। तो मौका मिल रहा है तो हम लोग समाज का सेवा करने का काम करते हैं। आते छातापुर में है कुछ सवाल मेरे मन में, उससे पहले उस दौर की बात, एक सवाल और मेरे मन में है कि आनंद मोहन के आप और किशोर कुमार मुन्ना एक राइट हैंड तो एक लेफ्ट हैंड, मतलब ये बिल्कुल लोग मानते थे और हम लोग उस तरह से टाइम दिया करते थे। जब भी उनका जो निर्देश आता था, हम लोग लॉज में रहते थे और लॉज में हम लोग का 8-10 लड़के का अपना साथ था, तो उसमें ज़्यादा रूप से 2 लोग हम लोग एक्टिव रहते थे। तो जब भी कोई निर्देश आता था कि यहाँ धरना करना, यहाँ प्रदर्शन करना, ये बाजार बंद करना, तो एक लड़कों का बड़ा संग गुट था। मैंने हम समझते 25-50 लड़कों का हम लोग का टीम हो जाता था कि ठीक है बाजार बंद करना है, चलिए जी बाजार बंद करना, चलिए कहीं धरना देना है तो चलिए जी। वो ज़्यादा समय जेल पे रहते, जेल में ज़्यादा समय उन्हें रहना पड़ा, तो जेल पे जाना है, कुछ भी है, तो ये सब थोड़ा सा हम लोग एक मतलब समझिए कि 80% समय हम लोग अपना उधर ही दे दिया करते थे। तो थोड़ा सा लोगों में एक ऐसे ही नजर पे आ गए थे कि भाई ये लोग बड़ा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड राइट हैंड मानने लगे थे, काफी एक्टिव रहा करते थे, हर तरह से उनके साथ रहा करते, तो लोगों को लगा कि चलो ठीक। अब कैसे संबंध है आनंद मोहन जी से? नहीं, हमारा बेहतर संबंध है। राजनीतिक ठीक है, उनका अपना है, अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, हम उन्हें बड़ा भाई मानते हैं, जीवन भर मानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपना काम करते हैं, हम भी अपना काम करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं समाज में जगह बनाए, लोगों के लिए काम करें, और वो भी काम कर रहे हैं, तो कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं, कहीं कोई अंतर नहीं। तो चूंकि आप कह रहे हैं कि बड़ा भाई, तो कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि हाँ सुझाव लेते हैं आप उनसे, राय मशविरा राजनीति को लेकर या अपना निजी जिंदगी को लेकर? राजनीतिक जेडीयू में थे हम लोग शुरू में, उन्हीं की वजह से थे, और फिर वो रास्ता बदलते चले गए, तो मुझे लगा कि हम लोग विधायक बन गए थे। तो विधायक बन गए थे, पार्टी का बंधन था, तो फिर जो स्थिति हम लोग फेस कर चुके थे, तो मुझे लगा कि भाई ये स्थिति फिर फेस ना करना पड़े, केस मुकदमा से बचना चाहिए। सरकार के साथ में ठीक ठाक काम अगर हो रहा है तो सरकार के साथ में चलना चाहिए। तो हम लोग पार्टी में रह गए, तो भाई साहब कई पार्टियां अपना काम की, अपने हिसाब से काम किए, हम उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहते। हम सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, नहीं लगता कि पॉलिटिकली चूक गए आनंद मोहन, ऐसा आपको लगता है? इन बातों पे मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, हम उन्हें सलाह नहीं दे सकते हैं, हम उनके डिसीजन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। जो उनको बेहतर लगता है करते हैं, हमें जो बेहतर लगता है हम लोग करते हैं। हाँ। और अब हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम लोग समाज का सेवा भी कर रहे हैं, समाज का काम भी कर रहे हैं, और सरकार की ताकत से विकास का काम होता है, तो विकास का काम भी अति आवश्यक है। ये ना छूट जाए तो भाई सरकार के साथ हम लोग चलते रहते हैं। और कभी बाहर भी रहना पड़ा, बीजेपी में हैं, 2 बार नीतीश कुमार जी के खिलाफ हम लोग हो गए, तो वो भी करने में हम लोग पीछे नहीं थे। तो भाई पार्टी में है तो पार्टी का काम करते हैं, और बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ता का सम्मान है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है। अगर आप लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का नजर आप पे होता है। जब भी मौका मिलेगा आपको कहीं न कहीं जगह मिल जाएगा, आपको कहीं न कहीं बिठा दिया जाएगा, जो अभी आप देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि कार्यकर्ता का फौज है और कार्यकर्ताओं का सम्मान है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर पार्टी कोई देश में है जो कार्यकर्ताओं का विशेष ख्याल रखती है, आम जन के साथ, विकास के साथ। तो जहाँ कार्यकर्ता का सम्मान रहे, सौभाग्य से ऐसी पार्टी में जगह मिला, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का सौभाग्य है, और वहाँ हमें जगह मिल रहा है, हमें सम्मान मिल रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात। अच्छा, राजपूत जो हैं उनके एक बड़े नेता आप बन गए हैं अब बिहार के, ऐसा आपको मतलब फील होता है? नहीं, देखिए ये हम नहीं मानते, हम लोग तो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं और समाज का अंग मानते हैं, राज्य का अंग मानते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास करते हैं, क्षेत्र में अपना काफ़ी समय रखते हैं, समय देते हैं। क्षेत्र है तो बाकी चीज़ें भी है। आज हम विधायक बनते हैं तो फ्लोर पे बोलने का मौका मिलता है, अगर किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं तो वहाँ से मौका मिला तब ये प्रयास ज़रूर करते हैं कि अगर समय बचता है, क्षेत्र से अगर समय निकलता है तो सामाजिक कहीं घटनाएं घटती है, किसी भी तरह का कोई अन्याय होता है, तो कोशिश करते हैं मरहम लगाने का, जा कर के लोगों से मिलने का, थोड़ा सा उससे बात करने का। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर थोड़ा सा बोल करके
तसल्ली देने का काम करते हैं। देखिए, राजपूत समाज ऐसा समाज है, ये जल्दी किसी को नेता नहीं मानता और आपको अपने व्यवहार से जगह बनाना पड़ेगा। तो व्यवहार करते रहते कोशिश करते हैं। हमारे समाज में कई बड़े बड़े नेता हैं, हम लोग किसी से कोई टकराहट नहीं है, किन्हीं का कोई हम लोग हर्ट नहीं करते हैं, किन्हीं के विरोध में कुछ नहीं करते हैं। तब है कि समाज में अगर आप काम करेंगे तो समाज में आपका पहचान होगा। तो हम नेता नहीं मानते हैं, लेकिन समाज के सिपाही के रूप में काम करते हैं और समाज में पहचान है। लोग जानते हैं कि हाँ, नीरज बबलू भी कोई एक एमएलए है, मंत्री है, किस समाज से है। तो ये लोग जान गए हैं, हमारे लिए यही बड़ी बात है, ये हमारे लिए यही खुशी की बात है। अच्छा, लेकिन चर्चा इस बात की बहुत मतलब कानाफूसी कि राजपूतों के साथ नाइंसाफी हो गई, केंद्र में मंत्री एक भी राजपूत नहीं बने। देखिए, हम इसको किस तरह से प्लेस करें, ये हमारे पार्टी का बात है। हम इसको नाइंसाफ़ी क्या मानेंगे? हम तो ये भी मानते हैं कि अगर आप नाइंसाफ़ी की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ कमी हो गई है कि भाई केंद्र में मंत्री होना चाहिए था, तो केंद्र में भी मंत्री नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम गर्व भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ सबसे ज़्यादा राजपूतों को टिकट दिया गया और अभी के डेट में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में राजपूत एमएलए हैं। भारतीय जनता पार्टी में 19 राजपूत एमएलए हैं। ये राजपूतों के लिए सबसे बड़ी शान की बात है, गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी से 3 मिनिस्टर हैं, ये हम लोगों के लिए सम्मान की बात है। हाँ, लोग कहते हैं कि और होना चाहिए, तो हम भी कहते हैं कि ठीक है, होना चाहिए। जो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे नहीं है, तो लोग चर्चाएं करते हैं, तो मतलब दूसरे समाज से कंपैरिजन करते हैं कि फलाने समाज का इतना लोग है, फलाने समाज का इतना लोग है, तो हमारे समाज का भी होना चाहिए। तो ये लोगों की चाहत है, लोग चर्चा किया करते हैं, लेकिन हम फिर भी गर्व करते हैं। राजपूत समाज के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम करती है, सबसे ज़्यादा इज्जत देती है। 19 एमएलए आज अगर हम हैं तो दूसरी पार्टी इतना टिकट भी नहीं बांटता है जितना हम एमएलए हैं। 5 सांसद का टिकट मिला था, भले 2 आदमी लूज कर गए, 3 सांसद जीते हैं। तो ये तमाम चीज़ों से हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजपूतों को अच्छा खासा सम्मान देने का काम करती है। इसमें कोई संदेह नहीं, और का कोई सीमा नहीं, और का कोई सीमा नहीं है, होना चाहिए। हम भी मानते हैं कि ठीक है, होना चाहिए, तो समय आएगा तो होगा। समय कहा जा रहा है कि समय आ रहा है, कैबिनेट विस्तार हो सकता है। तो 3 हैं, राधा मोहन सिंह हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल हैं। तो कौन लगता है कि एकदम सटीक चेहरा है कि मोदी कैबिनेट में? तीनों लोग कॉम्पिटेंट हैं। राधा मोहन बाबू सीनियर हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी इंटेलिजेंट हैं, वो भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वाजपेयी जी के समय में मंत्री रह चुके हैं। सिग्रीवाल जी भी सीनियर आदमी हैं, कई बार से सांसद हैं, उन्हें मौका नहीं मिला है। तो तीनों अच्छे हैं, तीनों काम करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन पार्टी किनको आगे लाती है, भाई पार्टी नेतृत्व विचार करेंगे, जिनका ज़रूरत पार्टी को होगा उनको लाएंगे, जब भी मौका मिलेगा लाएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं, आम लोग जो आम जन देखते हैं वही हम भी देखते हैं। तो आम जन का है कि ठीक है, थोड़ा और मिलना चाहिए, थोड़ा और मिलना चाहिए, यहाँ कमी हो गई, वहाँ कमी हो गई, तो लोग कमी की चर्चा करते हैं। तो कमियों की चर्चा करते हैं, तो पार्टी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ों को देख नहीं रही। जो हमारे पार्टी नेतृत्व हैं, जो हमारे यहाँ देखते हैं, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम जी, खास करके सम्राट जी को विशेष जवाबदेही दी गई है, तो वो इन चीज़ों का नज़र रखते हैं। और मुझे भरोसा है कि जो भी कमी है आने वाले समय में मेकअप हो जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, ये हम लोग मानते हैं। क्योंकि राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो 100% ठोक के वोट करता है, किसी बहकावे में नहीं जाता है, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ देखता है कि भारतीय जनता पार्टी, वो यह नहीं देखता है कि हमारे जात का व्यक्ति दूसरे पार्टी से लड़ रहा है तो उसको मौका नहीं मिलता। वो देखता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, कमल फूल छाप या एनडीए में कोई तीर छाप से है, तो वो एनडीए को मानता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि सभी समाज के लोग एनडीए में हैं, और 2-4 गिनती से अगर कहीं जाता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं, वो परसेंट में नहीं है। राजपूत समाज आप ये मानिए कि 100% एनडीए के साथ, मतलब इस एकदम बंधा रहेगा नीतीश और मोदी जी के साथ। बिल्कुल है, लालू जी के साथ कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल है और रहेगा। अब चाहे लालू जी के साथ जाने का, लालू जी के साथ में ऐसा नहीं था कि पहले समर्थन में नहीं थे।
राजपूत समाज के लोग भी लालू जी को काफी कोऑपरेट किए थे। बिल्कुल। तो उस समय जब वो 90 के दशक में स्टार्ट हुआ था, तो आज अगर लालू जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी का देन है। चंद्रशेखर जी के वजह से लालू जी मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद लोगों ने सपोर्ट भी किया, अग्री जाति के लोगों में सपोर्ट किया, लेकिन परिस्थितियां बदलती चली गई। और जब परिस्थितियां बदलती चली गई तो लालू जी कह दिए भोरा बाल साफ करो। अब उनका बेटा भी रिपीट कर रहा है कि भोरा बाल साफ करो। तो जब आप हमको गाली दीजिएगा, समाज के लोगों को गाली दीजिएगा, तो समाज के लोग कैसे आपके साथ जाएंगे? वो आप अगड़ा पिछड़ा करते हैं कि अगड़ी जाति को ये कर देंगे, अगड़ी जाति को वो कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। अगड़ी जाति डायरेक्ट सरकार अगर नहीं बना सकती है, तो अगड़ी जाति का आशीर्वाद के बिना सरकार नहीं बन सकती है कि नहीं, कि ये भी सच्चाई है। अगड़ी जाति जिसके साथ रहेगी सरकार उनकी बनेगी। तो लालू जी अगर अगड़ी जाति का सफाया करने का प्लान बनाया है, तो लालू जी का हमेशा परमानेंट सफाया हो जाएगा, ये भी तय है। ये तय है। अगड़ी जाति को कोई खत्म नहीं कर सकता है। और अगड़ी जाति किससे अलग है? अगड़ी जाति के लोग हमेशा पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी हो, दलित हो, महादलित हो, सबका सम्मान करती है, सबका संरक्षण का काम करती है। अगर आज हम लोग आज़ाद देश में बैठे हुए हैं, अगर ये देश हमारा आज़ाद है, इसमें बड़ी भूमिका रही है, और खास करके राजपूतों की बड़ी भूमिका रही है। बड़ी कुर्बानी देने का काम किया है राजपूत समाज के। एक से एक बड़े बड़े योद्धा हुए हैं। महाराणा प्रताप से अगर आप नाम शुरू करें, पृथ्वीराज चौहान का नाम लेने का काम करें, या जितने भी योद्धा रहे हैं, सबने संघर्ष किया, देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, खुद का खून बहाने का काम किया, और अपनी इज्जत से समझौता नहीं किया। जो मुगल शासक आए उनसे समझौता नहीं किया, जो अंग्रेज आए उनसे समझौता नहीं किया। बाबू वीर कुंवर सिंह का आप नाम लीजिए, उन्होंने समझौता नहीं किया अंग्रेज से, और 80 साल की उम्र में उन्होंने तलवार उठाया। जिस 80 साल में लोग छड़ी नहीं उठा पाते, उस उम्र में उन्होंने तलवार उठाया, युद्ध लड़ा, और अंग्रेजों को पराजित करने का काम किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे सम्मान की बात है। तो हम अगर क्षत्रिय हैं, इनके नामों से निश्चित रूप से हमें और ताकत मिलती है, हमारा खून और गर्म होता है इतिहास पढ़ करके कि हम भाई वॉरियर कौम है। हम लोग लड़ाई को पसंद करते हैं और लड़ करके सबका संरक्षण करने का काम करते हैं। ये नहीं कि लड़के सबको मारने का काम करते हैं। हम संरक्षण दिए हैं समाज को, हम देश को संरक्षण देने का काम किए हैं। तो हमारे मगर वो खून में गर्मी ईश्वर ने दिया है, तो उसका पूरा पूरा फायदा समाज को मिले, देश को वो काम आए। तो हम लोग अभी भी लगता है, जब युद्ध की बात आती है, लगता है कि बॉर्डर पर काहे नहीं। मुझे लगता है कि हमें बॉर्डर पर होना चाहिए। अब चुनाव लड़ने की बात, छातापुर की बात, तो तैयारी कर रहे हैं। वो तो हमेशा तैयारी चलता है। हम लोग देखिए, जो हमारा काम है, हम चुनाव आता है तब तैयारी करते हैं, ऐसा कभी नहीं किया। जिसका नतीजा है कि 5 बार हमें जीतने का मौका मिला। हम जब से जीतते हैं तब से लगता है कि आगे फिर चुनाव लड़ना है। तो उसी मोड में हमेशा रहते हैं। जब भी जरूरत पड़ा, मैं अपने क्षेत्र में लोगों को कहा, वो लोग ये मानते भी हैं कि कोई अगर घटना घट जाती तो 24 घंटा से 25 घंटा नहीं होगा कि हम वहां नहीं पहुंचेंगे। दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, 24 घंटे के अंदर पहुंचेंगे और फिर वहां लोगों का काम करेंगे। और हमने कभी मौका ऐसा नहीं दिया कि लोग उंगली उठा दे कि इतनी बड़ी घटना घट गई, विधायक जी कहाँ थे, ऐसा हो गया, विधायक जी कहाँ थे। और कोई ऐसा विकास का काम भी नहीं छूटा है जो कहेंगे कि हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ। तो एनडीए की सरकार में संपूर्ण विकास भी हुआ, छातापुर का भरपूर विकास हुआ। सड़कें नहीं हुआ करते, आज गली गली में सड़कें, बिजली नहीं हुआ करता था, आज हर घर को बिजली मिल गया, पानी मिल रहा है, स्कूल बन रहे, अस्पताल बन रहे, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैं छातापुर गया हूँ, मैंने देखा है छातापुर गली गली में सड़क मिला होगा। बड़ा उत्साह का माहौल है, खास करके गरीबों में। जो गरीब वर्ग है, जो कोरोना के बाद निसहाय हो गए थे, कोरोना काल में जो मजदूर का इलाका है, जो हम लोग का इलाका है, ज्यादा मजदूर है वहाँ पे, डेली कमाने, पलायन बड़ी समस्या है वहाँ, पलायन भी समस्या, और डेली कमाने खाने वाले, और डेली कमाने खाने वाले का है कि अगर आज दिन में काम किए, शाम को पैसा मिला तो शाम का घर चलता था, कल के लिए फिर काम पे निकलना पड़ता था। कोरोना काल में पूरा बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो ऐसी स्थिति में लोग खाने के लाले पड़ गए। ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सूद लिया कि हर गरीब के घर में अनाज भेजेंगे। इससे बड़ा काम नहीं है, गरीबों के लिए सबसे बड़ा काम हो गया। ये जीवन रक्षक बोलिए, ये जीवन रक्षक काम हुआ कि हर घर को अनाज मिल गया, हर घर के लोग भूखे नहीं सो पा रहे थे। अभी भी आप जाएंगे, गरीबों के बीच जाएंगे, तो सबसे कोई पॉपुलर योजना है तो ये गरीब कल्याण योजना, अन्नदान योजना है, जिससे लोगों को बड़ा सहारा मिलता है। और फिर उससे भी बड़ा हुआ आयुष्मान कार्ड।
आयुष्मान कार्ड का सबसे बड़ा काम हुआ है, गरीब इलाज के बिना मर रहे थे, बड़े अस्पतालों में जाता है, वहाँ 4 लाख 5 लाख का बिल बन जाया करता है, लोग कर्ज लेकर के चुकता करते थे और वर्षों बरस तक फिर कर्ज का उसे भुगतान करना पड़ता था। आज उन कर्जों से मुक्ति मिल रही है, गरीबों का इलाज हो रहा है। और थोड़ा बहुत जो बिजली में न्यूसेंस हुआ करता था गरीबों के बीच, थोड़ा सा मीटर को लेकर के, थोड़ा सा बिल को लेकर के, आज माननीय मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि गरीबों को 125 हम समझते हैं कि ये यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। तो इतना बड़ा 1 अगस्त से, हाँ, तो ये मतलब हो गया है। तो ये बड़ा काम हुआ है, बिजली के रूप में भी गरीबों के लिए सबसे बड़ा काम हो गया है। उन्हें अब फ्री में 125 यूनिट बिजली मिलेगा, ये बड़ी बात है। और बिहार में बिजली सरप्लस हो रहा है और सोलर पे भी इतना काम हो रहा है। सोलर, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोलर पे काफी फोकस है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सोलर के लिए फोकस करते हैं। तो सोलर पे इतना सारा काम हो रहा है कि हमें पूरा एनर्जी में कहीं अब कोई कमी नहीं रहेगी। तो जो हम समझते हैं कि अक्षुण्ण एनर्जी है, इस पे काम हो रहा है। तो ये बड़ा कदम बिहार में उठाया जाए। थोड़ा सा छातापुर में एक सवाल और है मेरा कि चूंकि आप बता रहे थे कि बहुत मतलब जातीय समीकरण बहुत आपके लिए मजबूत नहीं है, इसके बावजूद लोग वहाँ आपको वोट करते हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे आप, वहाँ बड़े बड़े सुरमा ताल ठोक रहे हैं। कोई बिल्डर है, कोई ये है, कोई बिजनेसमैन है, बहुत तरह की बात छातापुर से आती है। देखिए, छातापुर हम समझते हैं कि अभी से पहले तक कोई आते नहीं थे। इतना दुरूह इलाका था, इतना इंटीरियर था कि लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, रहना तो छोड़ दीजिए। हाँ। जब वहाँ कोई जाना नहीं पसंद करते थे, आज वो बेहतर जगह हो गया। आज छातापुर से 4 लेन क्रॉस किया है, वहाँ गली गली में सड़कें बन गई, काफी विकास का काम हुआ। ये विकास लोगों को दिखता है। जब विकास दिखने लगता है, जगह दिखने लगता है, तो फिर कई लोग घूमने लगते हैं। जब फसल लहलहाता है ना, तो काफी कौवे आते हैं लोल मारने, दाना चुनने के लिए। फिर वही स्थिति है, चुनाव का समय आ गया है, जब बरसात आता है तो बड़े बड़े मेढक जग जाते हैं, तरह तरह का आवाज सुनाई पड़ने लगता है। नहीं, आपके बारे में कहा था कि वो तो यहाँ के हैं नहीं, वैसे लोग दावा करते हैं कि हम यहाँ के बेटा हैं। बिल्कुल, ये हमारी मिट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि हम वहाँ के नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि हम वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर हैं, ठीक है जी। और हमने कोई ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ा है जो वहाँ का घर वाला रहता। अगर उस जगह हमारा गांव होता तो कुछ न कुछ लोकल विवाद में हम जरूर पड़ते। अच्छा, भाई ये हमारा भाई है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारा संबंधी है। ईश्वर की कृपा से हम ऐसा मानते हैं कि भले हमारा वहाँ घर नहीं है, कि किसी तरह के विवाद में नहीं हुए। जो विकास का काम है, जिससे लोगों को मतलब होना चाहिए, वो संपूर्ण विकास करने का हमने वहाँ पर कोशिश किया। और संपूर्ण हमारी सरकार की तरफ से संपूर्ण विकास का काम हुआ है। तो बाहरी क्या होता है, भीतरी क्या होता है? जो विकास का काम करे वही भीतरी आता है, और जो लूटने का काम करे वो बाहरी होता है, चाहे घर का हो। और जो लोग कहा करते हैं, तो फिर हमारा एज भी लगभग 50-55 के करीब हो गए हैं। और जो लोग कहने आते हैं कि भाई बाहरी है, सब 50-55 के हैं। भाई आप 50-55 के हो गए तो कहाँ थे इतना दिन? जो घर का बेटा थे तो कहाँ? आज चुनाव आया तब जग गए कि फलना बाहरी है, फलना भीतरी। 20 साल पहले से छातापुर का सेवा कर लेते तो हम भी कहते भाई जो आदमी लगातार सेवा कर रहा है आप उसको मौका दीजिए। हमने सेवा किया है, हमने काम किया है, हम दूसरा कुछ नहीं बोलते। हमने काम किया है, तो वहाँ के लोग मानते हैं कि यही छातापुर के संरक्षक हैं, यही छातापुर के विकास को, काम को आगे बढ़ाने वाला है। और इनकी पार्टी यानी कि हमारी पार्टी जो एनडीए का पार्टी है, यही राज्य को आगे ले जाएगी, यही समाज को आगे ले जाएगी, यही पार्टी देश को मजबूत करने का काम करती है। तो लोग जंगल राज में नहीं जाने वाले हैं। कई पार्टी से लोग कूद रहे हैं, जंगल राज वाले पार्टी से कूद रहे हैं। तो लोग ये कमर कस के बैठे हैं कि घर का बेटा हो कि रिश्तेदार हो कि बाहर का हो, जंगल राज में नहीं जानेंगे, जंगल राज पुनः नहीं आने देंगे। वो दिन बिहार में नहीं आएगा जो इस दिन अपहरण होगा तो फैसला सीएम हाउस में होगा। वो दिन बिहार में कभी नहीं आएगा। जंगल राज पार्टी को कभी सरवाइव नहीं होने देगा। यहाँ के लोग मन बना के बैठे हैं, इसीलिए जंगल राज वाले सोचना छोड़ दे, बेकार मेहनत करते, बेकार पैसा फेंकते हैं, सब बेकार जाएगा, सब बेकार जाएगा, बिल्कुल सब बेकार जाएगा। अच्छा, एक सुशांत सिंह राजपूत आपके चचेरे भाई थे, तो उनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जो आज आप शेयर करना चाहें इस न्यूज हार्ट के पॉडकास्ट में? ये बचपन में पटना में रहा करता था।
तो बचपन की थोड़ी यादें, मिलना जुलना, हंसना बोलना खेलना जो होता है, काफ़ी छोटा था। हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा था भाइयों में। और हम ये मानते हैं कि जब से वो मुंबई चला गया, मुंबई में संघर्ष करने लगा, यहाँ इंजीनियरिंग करके गया था इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो काफ़ी टैलेंटेड था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और अपने टैलेंट के दम पे उसने फिल्मी दुनिया में जगह बनाया। ये बड़ी बात थी हमारे परिवार के लिए, सबों के लिए, इस राज्य के लिए, हमारे जिले के लिए, गांव के लिए बड़ा गर्व का विषय था कि उसने महाराष्ट्र, मुंबई ऐसी जगह में फिल्मी दुनिया में अपना जगह बनाया, अच्छा खासा पहचान बनाया। कई सीरियल से उनका काफ़ी नाम हुआ था और फिर उसके बाद जाके फिल्मों में मौका मिला। तो हम लोग बहुत कम जाया करते थे, बहुत कम इंटरफेयर किया करते थे। भाई अपना ज़िंदगी अपना संघर्ष कर रहा था तो हम लोग बहुत सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि भाई अपने हिसाब से वो कर रहा है तो जो कर रहा है बेहतर कर रहा है। लेकिन हम दुर्भाग्य मानते हैं कि निधन से 1 साल पहले आए थे। पता नहीं क्या उसे लगा, क्या मन में आया, ये हम ईश्वर को ही समझते हैं कि ईश्वर के वजह से उनको आया कि नहीं हम सबसे मिलेंगे। ये लगभग 17 साल बाद वो गांव आया। हमारी शादी में था, हमारी शादी में पूरा जो एक बचपन में लड़कों का रहता है वो उछल कूद खेल कूद सब किया था। उसके बाद जब गया तो वह 17 साल बाद आया और बोला भैया गांव जाएंगे। हमको लगा भाई क्यों गांव जाना चाहता है, तो सहरसा तक नहीं आता है, पटना नहीं आता है। कई बार हम बोले कि तुम बिहार के हो, ये लोग नहीं जानते हैं। तुम इतना बड़ा स्टार हो गए हो, ये लोग नहीं जानता। तुम्हारा सर्च करता है तो कभी कहीं दिल्ली तो कभी हरियाणा, एक्चुअली बहन हरियाणा रहती है तो कभी हरियाणा का एड्रेस था, चंडीगढ़ का। तो ये तरह तरह का ये चलता है। बोला भैया थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, एकाएक हम लोग लॉन्चिंग करेंगे और बिहार के लिए कुछ बड़ा काम भी करेंगे। अच्छा, मन में सपना था, काफी बड़ा सोच का लड़का था, बड़ा सोच का लड़का था। और बिहार के गरीब बच्चों के लिए बताता था कि उसे अंतरिक्ष में ले जाएंगे। और वो बड़ा एक फिल्म भी किया था इस तरह का, जिसमें अंतरिक्ष में उसका कई सीन भी था। तो उसमें वो बच्चों का उसका था कि यहाँ से बहुत सारे बच्चों को हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, काफ़ी ट्रेन करेंगे, मैंने कई तरह का चीज़ें बात करता था, ये बड़ा बड़ा काम करेंगे। तो मुझे भी लगता था कि चलो इतना बड़ा सोच रहा है तो अच्छी बात है। और फिल्मी सोच, उनके सोचने का अपना स्टाइल है, हम लोग को के सोचने का अपना स्टाइल है। हम लोग हर चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं और वो अपने सोच को अपने एंगल से देखता था। तो बोला भैया थोड़ा वेट कीजिए। सो हम जब प्लान करेंगे, कोई बड़ी फिल्म आती है तो फिर लॉन्चिंग करेंगे तो फिर सब जान जाएंगे। और बिहार से हैं। हाँ, बिहार से हैं। जब डेथ हो गया, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, सुशील मोदी जी आए हुए थे, वो लोग पूछे कि ये कभी आप बताए नहीं कि आपका भाई है सुशांत। तो हम बोले सर कि ये उसका अपना लाइफ था और हमारा अपना लाइफ है और हम लोग पॉलिटिक्स में हैं और कुछ बोलने से मतलब होता है कि भाई आप ये पॉलिटिकल चीज़ को यहाँ जोड़ रहे हैं। तो हमने कभी ऐसा चर्चा नहीं किया कि हमारे परिवार का है, संघर्ष कर रहा था, अपना काम कर रहा था। अंदर से खुशी होती थी कि चलो संघर्ष कर रहा है, बड़ा नाम कर रहा है, तो फिर घर का लोग है, जानेगा लोग। और ये दुर्भाग्य रूप से जानेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दुर्भाग्य दिन देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए। आज लोग काफ़ी याद करते। तो 1 साल पहले जब गांव आया, सहरसा आया, सहरसा घर पे आया, फिर बोला गांव चलेंगे। गांव में मतलब हमारे फादर से बोले बड़े पापा मम्मी माँ से मिलेंगे, फिर उन लोगों से मिला, सबसे गाँव घूमा, पेड़ों पे गया घूमने, बागों में बगीचे में गया, फिर लड़कों से, छोटे छोटे लड़कों से घूम के, फिर वहाँ से ननिहाल है खगड़िया में, तो वहाँ से फिर आया तो ननिहाल भी गया, खगड़िया जिला गया, फिर पटना में स्टे किया, फिर गया। तो उसके बाद अगले ही साल इस तरह का सुनने को मिला, काफ़ी मतलब मर्माहत करने वाला है। तो मतलब ये कि वाकई में न्याय नहीं मिला, पता नहीं चला कि आखिर जिम्मेदार कौन। सीबीआई जांच तक हम लोग इस मामले को ले गए जी। हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, मेरी वाइफ एमएलसी थी, उसने विधान परिषद में क्वेश्चन उठाया कि मामले को सीबीआई जांच होनी चाहिए। और फिर कई और लोग प्रयास किए, तो ये फाइनली माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सीबीआई में मामला तो गया जी। लेकिन सीबीआई बहुत दिनों बाद ये रिजल्ट दिया कि नहीं वो सुसाइड किया है। लेकिन हम ये पूरी तरह नहीं मानते। हम ये मानते कि अगर वो सुसाइड भी कर लिया हाँ जी, तो वो सुसाइड के पोजीशन में कैसे गया, कौन जिम्मेदार है, किसने कंपेल किया, किसने कंपेल किया सुसाइड करने के लिए। आप ये मानिए कि अपने मन से सुसाइड नहीं कर सकते।
मतलब ये विश्वास था आपको? बिल्कुल विश्वास है, था नहीं, अभी भी विश्वास है कि वो सुसाइड इतनी आसानी से नहीं कर सकता। हम तो ये मानते हैं कि सुसाइड नहीं किया। अगर सीबीआई कहती है कि सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड तक किसने पहुंचाया? उसे घेरने का प्रयास हुआ, ये निस्संदेह है, ये 100% सही है कि उसे घेरने का प्रयास किया गया, उसे रोकने का प्रयास किया गया, उसके टैलेंट पर आघात किया गया और कहीं न कहीं उसे डिस्टर्ब किया गया। इस हालात तक अगर कोई पहुंचाया तो उसके पीछे कुछ न कुछ लोग जिम्मेवार हैं, हम ये पूरी तरह मानते हैं। और जांच की आवश्यकता पड़े तो मैं कहता हूं और जांच करिए। इसमें तो सरकार तो आप ही लोग की है वहां पर, हम लोग देखिए महाराष्ट्र में फिर से हम लोग कहते रहते हैं, हमने कई बार पत्राचार भी किया है, जो हमसे बन पड़ा हमने सब किया। हमने कई बार अपने माननीय गृह मंत्री महोदय को पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा कि सीबीआई की जांच में लेट हो रहा है, थोड़ा सा ये जल्द हो जाए। तो फिर उसके बाद ये जवाब आया कि ठीक है, जल्द रिजल्ट ये हो रहा है। और जो भी जांच रिपोर्ट आया, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं संतुष्ट करने वाला नहीं, संतुष्ट करने वाला बिल्कुल नहीं। हमें पूरा संतुष्टि नहीं मिली है। तो आप चाहते हैं फिर से इस मामले की जांच हो? अगर जांच हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से। 100%, 1000% मानिए कि उसके पीछे लोग लगे हुए थे, उसे डिस्टर्ब किया गया, उसे परेशान किया गया, तब जाके ये परिस्थिति पैदा हुई। तो आज हमारे बीच नहीं है, ये तो जीवन भर। अच्छा, दो नाम, एक रिया चक्रवर्ती, एक दूसरा नाम आदित्य ठाकरे, मानते हैं कि ये लोग जिम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है, किस्सा कहानी? निश्चित रूप से रिया चक्रवर्ती को हम ये मानते हैं कि सुशांत के पीछे लगाया गया। वो खुद से उसके पीछे नहीं लगी, उसे किसी ने प्लांट करके लगाया कि भाई उसको डिस्टर्ब करना है, अपने जाल में फंसाना है, जो भी हो रहा था वो उसको लगाया गया था। हाँ। इस घटना से पहले भी एक लड़की दिशा साल्यान करके उसकी हत्या हुई थी, दिशा साल्यान। हाँ, थोड़े दिन अभी से थोड़े दिन पहले, लगभग 3-4 महीने पहले दिशा साल्यान के पिता ने खुलासा किया कि हमें डराया गया था झूठ बोलने के लिए। दिशा साल्यान की भी हत्या हुई, वो खुदकुशी नहीं किया था, तो दिशा साल्यान का बलात्कार हुआ और उसे छत से फेंक दिया गया। इस मामले को भी दबा दिया गया। और दिशा साल्यान पूर्व की सेक्रेटरी थी सुशांत की, तो दिशा साल्यान के हत्या से सुशांत का हत्या जुड़ा हुआ है, ये भी निसंदेह है। अगर अभी भी दिशा साल्यान के मामले को जांच किया जाए तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे का नाम उसमें आएगा और आदित्य ठाकरे का नाम उसमें आएगा। हाँ। फिर ठाकरे परिवार उसमें इन्वॉल्व है। हाँ। ये एकदम बिल्कुल निसंदेह है, उसमें आदित्य ठाकरे एकदम 100% इन्वॉल्व है, हम ये जरूर कहेंगे। अच्छा, अगर देवेंद्र फडणवीस से मिलने का मौका मिला तो आप फिर से आग्रह करेंगे? निश्चित रूप से कहेंगे। अभी तो हम लोग का खुद का चुनाव आ गया है, अगर फ्री होते हैं फिर उधर जाने का मौका मिलेगा तो जरूर हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका एक बार फिर से पुनः उद्भेदन हो, तमाम सच्चाइयाँ देश के सामने आए कि लोग महाराष्ट्र में, फिल्मी दुनिया में क्या क्या होता है, किस तरह से नेपोटिज्म है। अभी भी कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं, वही पूरे फिल्मी दुनिया को मुट्ठी में रखते हैं। जिसको चाहेंगे वो उसको लाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको साइडलाइन कर देंगे, चाहे हत्या क्यों न कराना पड़े। हत्याएं हो रही है फिल्मी दुनिया में, इतना हत्याएं हो रही है, कैसे है ये, क्यों हो रहा है, ये कितना दुखद है। आप किसी के टैलेंट को दबा रहे, आप टैलेंट को दबा करके और जो मतलब स्टार किड्स बोलते हैं उसको आप आगे ला रहे हैं। जो हीरो के लड़के हैं वही हीरो बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिल्मी दुनिया में टैलेंट के पर लोग आते हैं, प्रतिभा से लोग उन्हें जानते हैं। इस तरह से काम होने से मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो वहाँ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि अब सुशांत नहीं है, बहने हैं सिर्फ, तो चाचा का ख्याल रखते होंगे? हाँ बिल्कुल, टाइम टू टाइम भेंट मुलाकात होते रहती है। हालांकि अपना घर है राजीव नगर में, वहाँ रहते हैं पटना में। तो जब भी कोई ऐसा जरूरत होता है तो हम लोग अपना देखते हैं, केयर करते हैं। बिल्कुल परिवार के हमारे चाचा हैं तो क्यों नहीं करेंगे जी। अच्छा, भाजपा को लेकर आपके हिसाब से क्या लगता है कि भाजपा की बिहार में अब तक की ये बड़ी उपलब्धि है? सरकार बन गई, बस यही उपलब्धि, या लगता है कुछ है बहुत खास? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किस सेंस में आप पूछना चाह रहे हैं? कि आखिर सियासी सेंस है मेरा, कि क्या सियासत में क्या हासिल हुआ भारतीय बीजेपी को बिहार में?
भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है, सबसे मजबूत पार्टी के रूप में है अभी। और हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता माने के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास का काम, भारतीय जनता पार्टी का अपना सिद्धांत है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, उसके बाद कुछ। तो राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। पहली पार्टी है जिसके लिए सर्वोपरि राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है ये हमारे देश के लोगों को पसंद आता है। इसलिए देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और कई राज्यों में ये सरकारें बन रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था और कांग्रेस पार्टी ने 70 साल 75 साल तक राज किया देश पे। क्या दिया देश को बर्बाद करने की कोशिश किया। जो देश हमारा कभी विश्व गुरु हुआ करता था, इसने देश को कितना पीछे धकेल दिया। आज पुनः माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से, पार्टी के प्रयास से हम लोग पुनः विश्व गुरु बनने के राह पे हैं। हमारी जीडीपी जो बोलते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई। कहाँ थे, किस पायदान पर खड़े थे, आज हम अगर चौथे पायदान पर खड़े हो गए हैं, तीसरी की ओर अग्रसर हैं। तो ये हमारे लिए, देश के लिए गर्व की बात है। जब देश के लिए गर्व की बात है तो हमारे पार्टी के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारी पार्टी इतनी मजबूती से जनहित में काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है। और विकास का काम करते हुए गरीबों का कल्याण, एक गरीब कल्याण का काम सबसे बड़ा काम है। दूसरे देशों में इस तरह का गरीब कल्याण का नहीं होता है काम। दूसरे देशों में सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। यहाँ हम लोग गरीब का कल्याण का भी काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, बिहार बीजेपी में कि गुटबाजी बहुत है। नित्यानंद राय गुट, सम्राट चौधरी गुट, विजय सिन्हा गुट, नया अब प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल का गुट। मतलब वाकई में है यही हाल है क्या? देखिए, आप कह रहे हैं, लोग बोलते होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो डिसिप्लिन की पार्टी है। यहाँ जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनका निर्देश सबको मानना पड़ता है। यहाँ पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं होती है, पार्टी में मारा मारी नहीं होती है, लाठी फट्टा नहीं चलता है। दूसरे पार्टियों में जाएंगे तो जूता छत्ता चलते रहता है। वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। ठीक है, लोगों की मंशा है कि हम बड़े लीडर हैं तो हम बड़े लीडर हैं, हमारा जनाधार है, हमारा काम, ये सबको लगता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का नेचर होता है। तो कौन है बड़ा लीडर बिहार बीजेपी का? ये हम नहीं कहते हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि कौन बड़ा लीडर है। सभी बड़े हैं, सभी बड़े, जिनको जगह मिला वो बड़े हैं। आज अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो वही बड़े हैं, आज अगर डिप्टी सीएम है तो वही बड़े हैं। जिनको पार्टी ने जवाबदेही दिया, जिनको जिम्मेवारी दिया, वही हमारे बड़े लीडर हैं। बाकी अगर मतलब सम्राट नंबर 1 नेता। देखिए, सबका अपना अपना जगह है। अगर सरकार चलाना है तो सम्राट जी को जवाबदेही है, सरकार चलाने का। तो सरकार में सम्राट जी नंबर 1 है। पार्टी चलाना, संगठन चलाना, प्रदेश अध्यक्ष वो नंबर 1 है। हमारी पार्टी, मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम की पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा यही गुण है कि भाई जिनको जवाबदेही दी गई उनको सबको मानना पड़ेगा। वो चाहे सबसे छोटा कार्यकर्ता है काहे न हो, अगर हम उन्हें बड़े जगह पर बिठाए तो उन्हें मानना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि पूरे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पहली बार लोग जीते और सीएम बने। दिल्ली से शुरू कीजिए, राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, वहाँ मध्य प्रदेश, कि पहली बार जीतने वाले को भी मुख्यमंत्री का कुर्सी मिलता है और पार्टी में कोई विद्रोह नहीं होता और पूरी पार्टी उसे सम्मान सौहार्द करती है और उनके साथ चलने का काम करती है। ये हमारे पार्टी का डिसिप्लिन है, ये हमारे पार्टी का संस्कार है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी संस्कारित करती है। अच्छा, एक सवाल कि अगर चूंकि एनडीए है तो नीतीश हैं, लेकिन अगर भाजपा में मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिले 2025 में या फिर उससे आगे कभी ऐसा, तो फिर वही फॉर्मूला लागू होगा? देखिए, हमने कहा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डिसिप्लिन से चलती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई काम करने वाला है तो उसको हम लोग साइडलाइन करते हैं। जिनका काम बेहतर होगा, जिनका आचरण बेहतर होगा, हर तरह से जो बेहतर होंगे, निश्चित रूप से हमारे जो नेतृत्व के लोग हैं वो उनको जिनको लगाएंगे वो सौहार्द सबको स्वीकार होगा। तो यहाँ स्वीकारती में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिनको भी मौका मिलेगा उनको सबको मानना सबको। अच्छा, एक चीज है, सम्राट चौधरी को लेकर बहुत चर्चा है, एकदम हिटलर शाही मिजाज के हैं। तो आपको ऐसा व्यक्तिगत रूप से कभी अनुभव हुआ क्या? हिटलर शाही मिजाज किसको कहते हैं?
हिटलर शाही मिजाज का कई अर्थ होता है जी। हिटलर शाही मिजाज का मतलब है कि आप उसे गलत अर्थ में भी ले सकते हैं, उसे आप सही अर्थ में भी ले सकते हैं। आदमी का कार्य क्षमता, आदमी का मनोबल ऊंचा होना चाहिए। जब तक आपका मनोबल ऊंचा नहीं होगा आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। संघर्ष करने वाला आदमी का मनोबल ऊंचा रहता है। विपरीत परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रहने वाला आदमी का मनोबल ऊंचा होता है, और वही जिसका मनोबल ऊंचा रहेगा वही बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि परिस्थितियों से घबराने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, हम घबरा गए, हम बैक फुट पे चले गए, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जो मजबूत आदमी है, अगर मजबूत आदमी को जगह मिलता है तो मजबूती से काम करेगा। हम तो विधायकों में भी मानते हैं, विधायक अगर कमजोर पड़ जाता है जनता की क्या सेवा करेगा। विधायक को भी ठोस होना चाहिए और हर परिस्थिति में जगह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हो अल्लाह हुआ विधायक भागने लगे, नेता भागने लगे, तो बड़ा मुश्किल होता है। हर तरह की परिस्थिति में जो फेस करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसे पार्टी जगह देती है तो ये बेहतर होता है। लेकिन एक भनभनाहट सम्राट चौधरी को लेकर पार्टी में कि देखिए आरजेडी से निकले, घूमते फिरते जदयू हम बीजेपी में चले आए और सबका मालिक बन गए। तो ये कहने वाले कहते हैं, हम ये नहीं मानते। ये कहने वाले भाई ठीक है, आरोप के लिए लोग खोजते रहता है हाँ कि भाई क्या किन पर आरोप बनेगा। अगर आपका दिमाग पॉजिटिव होगा तो हर चीज़ अच्छा लगेगा, अगर दिमाग नेगेटिव हो जाएगा तो हर चीज़ आपको खराब लगने लगा, तरह तरह की चीज़ें ढूंढने लगे। आप ये देखिए, अगर आज हमें मौका मिला है, आज अगर किन्हीं को मौका मिला तो वो बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है। अगर हम बैकग्राउंडे में सिर्फ जाके बैठे रहेंगे, हमारे पास व्यक्ति नहीं रहेगा, हम बैकग्राउंड ढोके क्या करेंगे। हमें काम करने वाला आदमी चाहिए, हमें सबको जोड़ के चलने वाला चाहिए, हमें छवि वाला आदमी चाहिए जो हमारे लिए काम करे, जो बेहतर समझते हैं कि राज्य बनाने में मजबूत आदमी है, उसको आने से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे लोग से ही हमारा पार्टी मजबूत होगा। सामाजिक जिनका जनाधार अच्छा है, जो हर तरह से बेहतर है, अगर ऐसे लोग आते तो कहाँ दिक्कत है। अब उंगली उठाना तो अपना काम है, किसी भी चीज को लेकर के लोग उंगली उठा ले, इससे कोई फर्क नहीं। कौन कहाँ, अच्छा कोई पैदा लेता है, किसी पार्टी में पैदा लेता है, जिसको जहां मौका मिलता है वहां काम करता है। हमको मौका मिला जहां हम वहां से काम किए, हम जेडीयू से हमें टिकट मिला, हम वहां पर थे तो वहां काम हुआ, वहां मौका मिला। लेकिन हम बेहतर काम कर रहे हैं, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में हमें जगह मिल गया और यहाँ हमें मंत्री बनने का मौका मिला। तो हमें चेहरा देख के थोड़े कोई मंत्री बनाया, काम देख करके मंत्री बनाया गया कि भाई नहीं काम कर सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर काम करें। जो व्यक्ति बेहतर काम करेगा उसको समाज में, पार्टी में हर जगह सम्मान होगा, हर जगह मिलेगा। तो बेहतर काम करने का कोशिश सबको करना चाहिए। थोड़ी सी मतलब विभाग को लेकर, PHED जैसा विभाग है आपके पास, और अगर उपलब्धि की अगर हम बात करेंगे तो अपने विभाग की क्या उपलब्धि मानते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, PHD विभाग हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम काम था, ड्रीम विभाग जी। उनका सपना था कि हम हर घर नल का जल पहुंचाएं। हाँ। और ये बड़ा काम था और ये देश में पहली बार शुरू हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कि हम हर घर नल का जल काम करें। जब बिहार में काम शुरू हुआ तो फिर देश ने इसे अपना मॉडल बनाया। तो ये सबसे बड़ा काम था, हर घर नल का जल पहुंचाना, जहाँ पानी की समस्याएं हुआ करती। यहाँ हमारे यहाँ साउथ बिहार में पानी का क्राइसिस होता था, चापाकल सूख जाते हैं, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो पानी भाग जाता है। तो ये बड़ा काम हुआ, बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया। लेकिन हम ये मानते हैं कि आज शिकायतें हैं और ये काम ऐसा भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठता है कि बहुत भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार जो भी हुआ हो, हम तो अभी 1.5 साल से मंत्री हैं, भ्रष्टाचार जो भी हुआ हो हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब है, आपको भी कभी महसूस हुआ कि हाँ गड़बड़ी हुई? कहीं शिकायतें आती हैं, हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी शासन काल में भी हुआ, फिर राजद का शासन भी आया, राजद के लोग भी काफी इस समय काम किए थे, बीच में जब सरकारें बदली, तो हम उन चीजों पे नहीं जाना चाहते। हम सीधे तौर पे योजना के बारे में बताएं कि योजना का जो काम हुआ, ये ऐसा सोफिस्टिकेटेड योजना मानते हैं कि अब ये आपके पास ये है, अगर कोई इसे छू देगा तो ये गिर सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह का वो प्लास्टिक का काम है, प्लास्टिक के नल हैं, या फिर मतलब जिस तरह से काम का रूपरेखा दिया गया उसमें गड़बड़ियां हो जाती हैं, टूटता है। कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो पाइप टूट जाता है, तो उसे तत्क्षण अगर रिपेयर नहीं किया गया तो वहाँ पानी लीकेज होता है। लोग बाग हम समझते हैं कि नल लेके चले जाते हैं, नल खोल लेते हैं, नल तोड़ देते हैं। अगर कहीं भी हमारा काम चल रहा है, बेहतर काम है,
आप अगर उसे निगेटिव करना चाहेंगे, जाइएगा इसे नल खींच लीजिएगा, नल टूट जाएगा, पानी बहने लगेगा या पानी गायब हो जाएगा। तो शिकायत करने वाले के लिए ये सबसे आसान है, बदनाम करने वाले के लिए सबसे आसान विभाग है कि आप कहीं बदनाम कर सकते। पाइप तोड़ दीजिए, पानी बह रहा है, बोले देखिए देखिए पाइप फटा हुआ, कोई देखने वाला नहीं। ये जनरल काम है। और काम का क्वालिटी ठीक ठाक हुआ है, उसे मेंटेन करने का भी दिया गया था। तो कहीं मेंटेन अगर नहीं हो पाता है, कहीं अगर वहाँ के स्टाफ भाग जाते हैं तो पानी कभी गंदा हो जाता है। तो इस पे हम लोग विभाग के लोग काफ़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और हम लोग इसका रूपरेखा भी बदल है। जहाँ शिकायतें आ रही है उसको तो हम लोग बड़े पैमाने पे ठीक कर रहे हैं, चापाकल लगाया जा रहा है। फिर भी कमी है। अभी आप देखेंगे दरभंगा में, मधुबनी में, सीतामढ़ी के इलाके में, इन सब इलाकों में पानी के क्राइसिस हो गई है, काफ़ी डिमांड हो रहा है। तो हम लोग मॉनिटरिंग करके, परसों भी हम लोग दरभंगा की तरफ गए थे, पूरा मॉनिटरिंग करके पूरे विभाग को लगा करके, चाहे हमारे सेक्रेटरी हो या फिर और अधिकारी हो, सबको कैंप करा करके पानी पहुंचवा रहे हैं। चाहे टैंकर से पानी हो, चापाकल लगाना पड़े, नल जल को दुरुस्त किया जाए तो बड़े लेवल पे हो, नल जल को दुरुस्त भी किया जा रहा है, चापाकल भी लगाया जा रहा है, टैंकर से भी पानी पहुँचा रहा है। हम तो सभी माननीय विधायक जो हैं उनको भी खबर किए, भाई आप समस्या भिजवाएं। हमारे इंजीनियर संपर्क कर रहे हैं कि भाई क्या समस्या है बताइए। तो हम लोग उसे संपर्क करके उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी एक सीमा है, सीमा से ज्यादा खराब है, हम ये भी मानते हैं। और बहुत हद तक इसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है और थोड़ी सी संतुष्टि है भी कि ठीक भी हो रहा है। कम समय मिला हुआ है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पानी का क्राइसिस हो रहा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब पानी जिस इलाके में 20 फुट पे 10 फुट पे पानी था, वहाँ का भी पानी का लेयर भाग रहा है। तो ये पानी का लेयर प्रभावित ना हो, इसके लिए हम लोग मल्टी विलेज स्कीम जो है, अभी हमने बक्सर में उद्घाटन कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी 2-3 महीना पहले जाकर उद्घाटन किए और कई जगह लगे हुए भी हैं और कई जगह हमें लगाना भी है। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, 250-300 करोड़ का प्रोजेक्ट एक होता है। तो उसमें क्या है कि हम लोग सतही वाटर, जो नदियों का पानी है, जो बरसात का पानी है, इसे कलेक्ट करते हैं और इसी को साफ करके आम जन के लिए बेहतर पानी मुहैया कराते हैं। और पानी का क्वालिटी इतना बेहतर है, हम लोग मार्केट में खरीदते हैं 10-20 रुपए का बोतल, उस पानी से बेहतर क्वालिटी का पानी हम लोग पिलाते हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं कि इस पानी का क्या क्वालिटी है, तो लोग वेस्ट कर देते हैं। बगीचे में, सब्जियों में पटाने में यूज करते हैं, जानवरों को धोने में यूज कर लेते हैं, खुद पीते नहीं। जो अच्छे परिवार के हैं उनको लगता है कि हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, उससे बेहतर पानी थोड़े होगा। ले मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपके घर के आरओ के पानी से ये बेहतर पानी है और इसे इस्तेमाल करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पानी से बड़ा चेंजिंग आता है, आयरन है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, कई तरह की बीमारियां होती है। और इससे क्लियर करके हम लोग रिफाइन करके पानी देते हैं, तो उस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य बेहतर होगा। और ये इस विभाग की सबसे बड़ी खासियत ये भी है, ये विभाग अपने दम पे काम कर रही है, राज्य के संसाधन से काम कर रही है। और अभी बाहर से पैसा नहीं मिल पाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच जो था उस पे काम हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था उसे साकार करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर नल का जल हो, तो हर घर नल का जल कैसे पहुंचे, इस पर मुस्तैदी से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें भरोसा भी है कि ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे आगे जो एक्चुअली लेकिन जो भ्रष्टाचार हुए हैं 1.5 साल से, आप बता रहे थे कि है जिम्मेदारी मेरे पास, तो उस पर अंकुश लगे, क्योंकि बहुत जगह हमने काफी प्रयास किया और अगर बहुत प्रयास कर लेंगे तो फिर योजना ठप भी हो जाएगा। यानी कि कई संवेदक, दर्जनों संवेदक जो गड़बड़ किए उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया, उन्हें डिबार किया गया। हम समझते हैं कि 1/2 दर्जन से ज्यादा इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया, कई अधिकारियों पे कार्रवाई की गई, जो हमने किया। जहां भी गड़बड़ी लगा वहां हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, काफी कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत हद तक ठीक भी हो रहा है। लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, ये हम भी मानते हैं और इसमें और फोर्स लगाने की आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं और मेहनत का फल धीरे धीरे दिख भी रहा है। मेहनत का फल मीठा होता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा चेंजिंग इसमें दिख भी रहा है। हमारा प्रयास है कि ये मैक्सिमम जगह ये गड़बड़ी दुरुस्त हो जाए, लोगों को शुद्ध पानी मिलने लगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है वो पूर्ण रूप साकार हो और जमीन पर उतरे, ये प्रयास है। अच्छा, एनडीए में बड़ा दल कौन होगा, बीजेपी या फिर जदयू? क्योंकि एक खबर आई, बड़ी चर्चा होने लगी कि जदयू बड़ा दल बिहार में, क्यों 112 सीट की चर्चा होने लगी, भाजपा को लेकर के 109 सीट की चर्चा होने लगी। तो ये सब कोड़ी अफवाह है कि या अंदर खाने सब कुछ हो चुका है? बड़ा दल छोटा दल का कोई डिबेट नहीं है।
और बड़ा दल छोटा दल का क्या पैमाना है? बड़ा दल अगर बड़ा कहेंगे तो बीजेपी से बड़ी पार्टी दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है पूरे दुनिया की पार्टियों में। पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये तो ऐसे ही बड़ा है। और माननीय नीतीश कुमार जी भी एक स्थापित लीडर हैं, एक जननायक के रूप में है, एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में उनका लंबा कार्यकाल रहा है। तो इस बात से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कोई बड़ा छोटा नहीं मानते हैं, और कौन छोटा ज़्यादा सीट लेगा, कौन कम सीट लेगा, ये हमारे नेता तय करेंगे कि किनको ज़्यादा मिलना चाहिए, किनको कम मिलना चाहिए। कभी पैमाना होता है कि आपके पास कितने विधायक हैं, हमारे पास कितने विधायक हैं, उस अनुरूप होगा। कभी होता है कि आपके पास कितने सांसद हैं, हमारे पास कितने सांसद हैं, उस अनुरूप में होगा। क्या रूपरेखा तय होगा ये हमारे लीडर तय करेंगे, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। और जो तय होगा वो सर्वमान्य होगा, कहीं कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। जो हमारे लीडर, जो एनडीए के सभी लीडर हैं, कई पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां भी साथ में हैं, तो सबका सम्मान करते हुए हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे। यही एनडीए की खूबसूरती है। अच्छा, लेकिन सिर फुटौल जैसी स्थिति है। देखिए, उधर जीतन राम मांझी, इधर चिराग पासवान, एकदम बयानों के तीर चल रहे हैं। और इधर तो उनके जीजा जमुई के सांसद अरुण भारती, उन्होंने कहा कि अगर आंच आ गई अगर एक खरोच चिराग पासवान पे तो ब्लेड पर ब्लेड चलेगा। तो इस तरह की भाषा, इस तरह के बयान, एक तो पहले हम ये कहेंगे कि मर्यादित बयान में लोग रहते हैं तो ठीक रहता है, और मर्यादा में जाना किसी के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि भाई फिर भी हमारे गठबंधन में सम्माननीय तरीके से लोग बात करते हैं। भाई अपना अधिकार, अपने अधिकार के बारे में बात करना कोई गलत नहीं है, हम डिमांड करना कोई गलत नहीं, ये स्वतंत्रता है। तो प्लेटफॉर्म पर या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने अपने अधिकार की बात लोग करते हैं, तो ये कोई बुराई नहीं है। हम तो दूसरी पार्टी में आप देखिए कि मारामारी हो रहा है, किसी को मंच से धकेल दिया जाता है, किसी को गर्दनियां दे दिया जाता है, कहीं कुर्सी चलने लगती है, कहीं अपशब्द का प्रयोग होने लगता है। तो कम से कम महागठबंधन से लाख बेहतर तो एनडीए है। अब देखिए कि महागठबंधन में अभी बड़ा पॉपुलर नेता बनाता है कन्हैया कुमार, मार के भगा दिया, धक्का दे दिया। पप्पू यादव कांग्रेस में गए थे, वहां से भगा दिया। और फिर हम समझते हैं कि राहुल जी तेजस्वी जी के मंच पे चढ़ रहा था, तो वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन तो कह रहे हैं दिल्ली में एकदम प्राइवेट मीटिंग पप्पू यादव और राहुल गांधी, कौन सा सम्मान है? हम ये पूछना चाहते हैं ऐसे नेताओं से कि ये कौन सा सम्मान है कि पब्लिक में जूता मारिए और बाद अंदर में रूम में बैठा के चाय पिलाइए? ये किस तरह का सम्मान है? इस तरह के सम्मान पे आदमी को डूब मरना चाहिए, क्योंकि हर चीज पब्लिक देखती है। जो चीज पब्लिक डोमेन में है वही हकीकत, वही सच्चाई होना चाहिए। अंदर खाने हम क्या कर रहे हैं कोई नहीं देखता है। जो चीज पब्लिक में चला जाता है वो पब्लिक देखता है, तो पब्लिक सम्मान देती है, पब्लिक इज्जत देती है। पब्लिक में अब जूता मार रहे हैं, पब्लिक में अब गर्दनियां दे रहे हैं। अब खुद कह रहा है, सांसद खुद कह रहा है हमें पीटा गया, हमें कूटा गया, हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, रो रो करके कह रहा है। अब अंदर में बुला के आप मलाई खिला रहे हैं कि चाय पिला रहे हैं, तो कौन देखा? किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जब मोर जमीन पे नाचता है तो लोग देखता है, जंगल में तो मोर नाचता ही रहता है। आप अंदर में क्या कर रहे हैं कौन देख रहा है? आप कितना सम्मान दे रहे हैं? राहुल गांधी मिल रहे हैं कि सोनिया जी मिल रही कि प्रियंका जी मिल रही, किसी ने नहीं देखा। लेकिन आपको धक्का दिया गया, आपको कूटा गया, वो तो पूरा देश देखा। और आपने खुद कहा कि हमें कूटा गया, हमें मारा गया, हमें बेइज्जत किया गया, हमें धकेला गया, तो पूरा देश देखा। तो आप जूता भी खाइए, माला भी पहनिए। इस तरह का राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, और एनडीए में इस तरह का नहीं होता है। एनडीए है विरोध करेगा तो विरोध करेगा, माला पहनाएगा तो माला पहनाएगा। तो चिराग पासवान की राजनीति नहीं समझ में आ रही है। कह रहे हैं 243 की तैयारी, तो ये विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये विरोध नहीं है, हम इसे विरोध नहीं मानते। अच्छा, हमारे पूरे एनडीए का काम है कि 243 पर तैयारी करना। हर पार्टी, क्योंकि मिल के लड़ेंगे, सबका जरूरत सब जगह होगा, तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा सबों को। चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, या हम पार्टी हो, पांचों पार्टी को हर जगह प्रयास करना पड़ेगा। जिनका वोटर जहां है वहां जाना पड़ेगा। 500 है, 2000 है, 5000 है, तो पार्टी का वहां जरूरत होगा। तो तैयारी तो हर सीट पे करना पड़ेगा। 243 पे सभी पार्टियां तैयारी करती है। भाई किनको क्या मिलेगा भाई वो तो बात की बात है, तो तैयारी करना अच्छी बात है, ये तो गलत बात नहीं। तो आप क्या सलाह देंगे कि हम वाकई में जो कह रहे हैं चिराग पासवान कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो लड़ना चाहिए उनको? या केंद्र में मंत्री हैं, बढ़िया है? देखिए, केंद्र में मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि हम बिहार को आगे बढ़ाएं। बिहार के उनके लोग कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। भाई बिहार के मुख्यमंत्री तो बिहार में काम करना पड़ेगा।
तो अगर कहते हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, बिहार में रहेंगे, बिहार की पॉलिटिक्स करेंगे, तो हम समझते हैं कि बिहार वासियों के लिए खुशी का दिन होगा। अच्छा, उनको एक यंग लीडर मिलेगा, रहेंगे, काम करेंगे, तो अच्छी बात है। ये गलत कहाँ से है? गलत नहीं। जो भी लोग कहते हैं कि हम बिहार में काम करेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार वासी उनका स्वागत करेंगे। तो फिर यंग लीडर की बात कर रहे हैं तो कन्हैया का जिक्र, कन्हैया, तेजस्वी, चिराग पासवान, तो इसमें किसका, फिर इधर मुकेश सहनी एकदम यंग, तो फ्यूचर किसका लग रहा है कि ब्राइट है? जो बेहतर काम करेगा उसका फ्यूचर ब्राइट है, जो एनडीए काम कर रहा है उसका फ्यूचर ब्राइट है। नहीं, तेजस्वी भी तो कहते हैं कि हम 17 महीने सरकार में रहे, देखिए 17 महीने नौकरी पर नौकरी दी। यही ना सबसे गलत है, यही ना दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। आपको 2-2 बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, क्या करके दिखाया? कौन सा डिप्टी सीएम नौकरी देता है? जब तक सीएम नहीं चाहेंगे कोई नौकरी नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये नौकरी दिया गया है और हमने जितना टारगेट दिया उस टारगेट को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए इसमें किसी का योगदान नहीं है। जब आपको डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, क्या को विभाग रखे थे? 5-5, 6-6 विभाग दबा कर रखे हुए थे। आपने क्या संदेश देने का काम किया आरजेडी के लोगों को? आरजेडी में कोई विधायक नहीं है काम करने वाला, कोई विधायक मंत्री के लायक नहीं है, अगर है तो चोर है। आपने 6-6 विभाग रखा। अब देखने कहीं पर है 6 विभाग किसी के पास? हमारे एनडीए में किसी के पास 6 विभाग है? 3 विभाग है? नहीं है। तो आपको अपने लोगों पर अविश्वास हुआ, या फिर आप दूसरा काम में लगे हुए थे, धन इकट्ठा करने में लगे हुए थे कि 6-6 विभाग रखेंगे तो काफ़ी इकट्ठा करेंगे। तो जब मौका मिलता है तो दूसरे तरीके का काम करते हैं। उस समय जनता की याद नहीं आती? कितने बार जनता के बीच में गए, बाढ़ आ गया, खबर के जाएंगे, पता चला विदेश चले गए घूमने के लिए। तो ये नेता छुट्टी मनाने वाले हैं, ये नेता चुनाव के समय आने वाले हैं, ये लोग चुनावी नेता हैं। और सबसे बड़ा काम क्या करते हैं? सबसे बड़ा काम करते हैं लोग भ्रम फैलाने का। अगर एनडीए बेहतर काम करती है, राज्य के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है, तो हमें अपने काम पे गर्व होता है। और जब इनको कोई काम का मुद्दा नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, तो भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं। पिछले लोकसभा में घूम घूम करके एक ही बात कर रहे थे, अरे मोदी सरकार आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे लोग। मोदी सरकार तो आ गई, मोदी सरकार तो तीसरी बार आ गई। उनको ये समझ में नहीं आया कि उससे पहले से मोदी जी प्रधानमंत्री, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। अगर आरक्षण खत्म करना होता तो पहले ही खत्म कर देते, अगर संविधान बदल देना होता संविधान पहले बदल देते। ये लोग एक लॉलीपॉप दिखाते लोगों को, संविधान का कॉपी लेके झुंझुना दिखाते हैं। उनको खुद, जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है, वो संविधान का किताब लेकर के संविधान का बेइज्जती करने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, जो संविधान निर्माता हैं उनका किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। कोई पैर के पास अपना फोटो रखते हैं। लालू जी का आपने देखा, वीडियो वायरल हुआ। और जिस तरह से बाबा साहब को कांग्रेसियों ने बेइज्जत करने का काम किया, लगातार अपमानित करने का काम किया, पार्टी से निकाल करके, और उनके खिलाफ कांग्रेसी को लड़ाया गया, उनको हराया गया। और जो लोग हराया बाबा साहब को अपमानित करने के लिए, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। एक साधारण सा आदमी को पद्मश्री से सम्मानित किया, काहे के लिए? कि बाबा साहब का बेइज्जती हो। तो ये लोग लगातार, कांग्रेस वाले बाबा साहब का बेइज्जती करने का काम किए। और जब वो नहीं है तब उनका फोटो दिखाते हैं, संविधान का प्रति लोगों को दिखाते हैं। सबको पता है कि संविधान का दुरुपयोग ये लोग कैसे किए। आपातकाल लाए, और आपातकाल में क्या क्या किया, कितना दुर्गति की, पूरे देश का किस तरह से हाईजैक किया गया। जब लगा इंदिरा जी को कि हमारी सत्ता जा रही है, तो उन्होंने किन प्रकार चुनाव जीतने का, मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम किया। जब चुनाव जीते, लोग कोर्ट गए, राजनारायण जी उनके खिलाफ लड़े थे। राजनारायण जी जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अवैध रूप से चुनाव हुआ है, तो इसको खत्म किया जाए। तो हम समझते हैं कि दूसरी बार देश गुलाम हो गया। दूसरी बार देश को गुलाम किया, आपातकाल लगा करके देश को गुलामी में धकेल दिया। पहले देश की प्रधानमंत्री थी, उसके बाद देश की रानी बन गई। आपने देश को कब्जे में ले लिया, मुट्ठी में ले लिया, सारा कानून खत्म कर दिया। आपातकाल का क्या मतलब? मुख्य कानून, जो आप बोलेंगे वो कानून हो गया। हाँ। आपने इतना उत्पात मचाया देश में, देश को तबाह करने का काम किया। देश पे हम समझते हैं कि नसबंदी थोप करके करोड़ों लोगों का फोर्सली नसबंदी कराया गया, जिसमें लाखों लोग मर गए। ये संजय गांधी के द्वारा ये किया गया। पूरा देश देख रहा था, पूरा मुख बना बैठा था, इन्फेक्शन से लाखों लोग मर गए। और ऐसे ऐसे लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, बुजुर्ग दलितों का फोर्सली नसबंदी किया गया।
इतना बड़ा गुनाह हुआ देश में कि देश दूसरी बार गुलाम हो गया, उस तरह से काम हुआ था। ये हम समझते हैं कि एक आयरन लेडी कहने वाली, एक हम उनको किस तरह से कहा जाए, कई लोगों ने कहा कि हत्यारिन लेडी। हमारे यहाँ ललित नारायण मिश्रा जी बड़े नेता हुआ करते थे, भारत सरकार के रेल मंत्री बने, पूरा देश में चर्चा था कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट, उनकी हत्या करा दी गई। और ललित बाबू की पत्नी बोली कि हत्यारिन है, डायन है, ये डायन है, यही हत्या कराई, उनके मुंह पर बोली। और कितना बड़ा मतलब अभी तक हम समझते उस मामले को ठंडे बस्ते में सीबीआई में डाल करके खत्म कर दिया गया, उनके हत्या का खुलासा नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला, बिल्कुल न्याय नहीं मिला। हम लोग हर साल उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस ने इन्हें कांग्रेसियों ने मरवाने का काम किया और मामले को भी खत्म कराने का काम किया, डाइवर्ट करा के सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके इस मामले को डाइवर्ट करके खत्म कर दिया गया। जहां बड़े लीडर थे, ललित नारायण मिश्रा जी का नाम पूरे देश में था कि अगर प्रधानमंत्री को कोई लायक कैंडिडेट है तो ललित नारायण मिश्रा है, तो उसे खत्म करने का काम किया। इतना बड़ा बड़ा अन्याय कांग्रेस में हुआ, तो कांग्रेस का तो पूरी तरह सफाया तय है। कांग्रेसी के एक एक चाल को लोग पहचान, कांग्रेसी विदेशी मानसिकता वाली पार्टी है। अभी भी वहां पर अंग्रेजों का लाइफ, जो अंग्रेजों का लाइफ हुआ करता था, लाइफ स्टाइल, अब देखते हैं कि वो लाइफ स्टाइल वाले नेता हैं। ये पार्टी का खत्म होना इस देश के हित में है, पूरी तरह सफाया होना इस देश के हित में। अच्छा, ये एनडीए में दलों की संख्या बढ़ सकती है क्या? क्योंकि चर्चा है कि मुकेश सहनी से आप लोग अंदर खाने बात कर रहे हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं, देखिए हम लोग किसी को बुलाने नहीं जाते। अच्छा। और अगर कोई आता है तो भगाने भी नहीं जाते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे नेता हैं, हम तो कह रहे हैं कि उधर भी कांग्रेस के भी कई लीडर हैं, आरजेडी भी कई लीडर हैं कि संपर्क में है कि भाई अब तो सरकार एनडीए की ही बनेगी तो एनडीए में चले जाएं। अच्छा, वो लोग समझ गए हैं कि एनडीए की ही सरकार फिर बिल्कुल तय है, बिल्कुल दिख रहा है, ये तो आईने की तरह दिख रहा है। हाँ। कि जो पार्टी इतनी बेहतर काम कर रही है, लोगों का मनसा एक तरफा है कि पुनः एनडीए सरकार बनेगी, तो जिनको लगता है कि हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, आने वाले दिन में सरकार में घुसना है, तो निश्चित रूप से आएगा। और मुकेश सहनी जी का आप चर्चा की, मुकेश सहनी जी को किसने सम्मान दिया? मुकेश सहनी जी चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया और मंत्री बनाने के बाद सम्मान दिया गया, एमएलसी बना करके। इतना बड़ा सम्मान किसने दिया? और जो वो कह के आए थे कि हमारे पीठ में छुरा मार दिया आरजेडी वाले, किस मुंह से आरजेडी में गए? उनके पिताजी की हत्या हो गई, कौन लोग हत्या किए? पूरा राज्य जान रहा है कि हत्यारा कौन है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके हत्यारे को पकड़वा करके जेल भिजवाए, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? उसी हत्यारे वाले गुट में घूम रहे हैं, जहां उनके पिताजी की हत्या हो गई उसी गुट में घूम रहे हैं। उनको खुद देखना पड़ेगा। उनके समाज के लोग कह रहे हैं कि गलत गुट में चला गया है। उनके समाज का सम्मान अगर कोई देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी उन मल्लाह समाज को सम्मान देने का काम किया। बड़े नेता थे कैप्टन जय नारायण निषाद जी, मुजफ्फरपुर से सांसद हुआ करते थे, भारत सरकार में लगातार मंत्री थे। आज राजभूषण चौधरी जी को भारत सरकार में मंत्री बनाया गया। आज दो मंत्री हमारे, मदन सहनी जी मंत्री, लेकिन अजय निषाद को तो आप लोगों ने साइड कर दिया चुनाव में ही। लोकसभा जो बेहतर काम करता है, परफॉर्मेंस ढीला होगा तो कोई साइड हो जाएगा। परफॉर्मेंस अगर ढीला पड़ेगा तो कोई साइड हो जाएगा। हमारे यहाँ व्यक्ति का नहीं है, हमारे यहाँ काम करने वाले का पूछ है। हम किसी के बेटा हो जाए, किसी के पोता हो जाए, उसी नाम पर हमारा सम्मान होगा? नहीं होगा। हम अगर काम करेंगे, हम कंपिटेंट होंगे, तब हमारा सम्मान होगा। बेटा जी, दादाजी और पापा जी के नाम पर एक आध बार मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता है। खुद का परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। जो परफॉर्म करेंगे उन्हें जगह मिलेगा, उससे कोई। तो मुकेश सहनी को बुला रहे हैं आप लोग कि आ जाइए? हम बिल्कुल नहीं बुला रहे, भटक गए आप। हम बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं, लेकिन सही बातें जरूर बोलते हैं कि भाई क्या स्थिति है, कहां मुकेश सहनी किस दुनिया में घूम रहे हैं। ये तो उनको खुद विचार करना पड़ेगा। कई बार संपर्क किया, हमसे कई बार बातें हुई। अच्छा। हमने उन्हें स्पष्ट कहा हाँ। कि भाई आप सरकार में थे, आपको कितना सम्मान दिया गया। आप कहते हैं वो 40 को सीट दे रहा है, कभी कहते 60 को सीट दे रहा है, कभी कहते डिप्टी सीएम में बन गया। सरकार का पता नहीं डिप्टी सीएम बन रहे हैं। और सरकार बनेगी तब ना कोई डिप्टी सीएम बनेगा। अच्छा, हम तो बताया उनको कि 40 की बात करते, 40 सीट देगा, 4 को नहीं जीतिएगा। अगर हम 5 सीट भी दे देंगे ना तो 5 का 5 विधायक होगा, इसकी गारंटी है। तो हम गारंटी वाले पार्टी, वहां कोई गारंटी नहीं है। तो सिर्फ डिप्टी सीएम हम बन गए हवा में, अपने में हम कहेंगे कि हम नहीं, हम पीएम बन जाएंगे, हम सीएम बन जाएंगे, अगला सीएम हम ही हैं। कहने से होगा, मानने से होगा। व्यक्तिगत बातचीत में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत बातचीत में लंबी बातचीत हुई, फोन टेलीफोन पर एक दिन फोन किए, कुछ बातें थी, 40-45 मिनट बातें हुई हमारी। हम बोले
कि भाई आप भटक रहे हैं, आप गलत जगह हैं, आप अपने पिताजी के हत्यारे के गुट में हैं, इसको आपको विचार करना चाहिए, आप क्यों भटक रहे हैं। आपको सम्मान मिला, आप चुनाव हारने के बाद भी आपको मंत्री बनाया गया, और उन्होंने कहा कि नहीं हमको तो 2 मंत्री का छा गया था। हमने कहा 2 मंत्री का छा गया, 2 मंत्री का ऑफर मिला आपको, लेकिन आपने कहा कि नहीं मंत्री हमको पद दे दीजिए। भाई मंत्री पद को सामान थोड़े आपको दे देंगे, आप किसी और को दे दीजिएगा। अच्छा। तो बोले हमको दे दीजिए, हम किसी को और को दे देंगे। इधर से पार्टी की तरफ से नाम मांगा गया, भाई आप तो नाम दीजिए ना, आप नाम दीजिएगा तो हम दे, बोले नहीं हम ही को दोनों दे दीजिए। भाई तो 2-2 मंत्रालय आप कैसे रखेंगे भाई, वो जरूरी है। आपके पास 4 MLA, किसी और का नाम देते, एक जातीय समीकरण बैलेंस होता, वो उन्होंने नहीं किया। आरोप लगाते हैं हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। यहाँ सम्मान मिला, यहाँ हारने के बाद आपको मंत्री बनाया गया, और फिर आपको जितना सम्मान होना चाहिए वो तमाम चीजें दी गई। और भाई कोई सीमा नहीं है मांगने का, अब कुछ भी मांगने लगिए तो उसका अलग बात है। भाई अपना अपना काम है। तो लगा कि आप जो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन वो आदत जो है थोड़ा सा समझ सकते हैं कि बार्गेनिंग वाला, तो बार्गेनिंग से काम नहीं चलता। तो बार्गेनिंग हम लोग बार्गेनिंग आने वाले नहीं। तो इसका मतलब बार्गेनिंग को दोनों तरफ कर रहे हैं, भाजपा से भी और उधर भी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। निसंदेह है, बातें उनकी सबसे होती है, बिल्कुल निसंदेह है, सब जगह बिल्कुल। अच्छा लगता है, लेकिन बात किधर बनेगी, क्या लगता है भाजपा में बात बन जाएगी? हम ये नहीं मानते कहाँ उनका बात बनेगा, कहाँ बात नहीं बनेगा। हो सकता है कहीं बात ना बने, ये भी हो जाए। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी कहीं दिन देखना पड़े तो उनको खुद विचार करना पड़ेगा कि उनको करना क्या है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 2 एकदम आखिरी 2 प्रश्न है मेरे, बहुत हल्के फुल्के। एक तो ये है कि जो आप चूंकि मंत्री हैं, विधायक हैं, तो व्यस्तता अपनी बहुत रहती होगी, तो फिर आपको आराम करने का क्या तरीका है? कोई हॉबी, कोई पसंदीदा किताब पढ़ना, क्या है तरीका? देखिए सच्चाई से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किताब पढ़ने की आदत नहीं है। नहीं मैं कई बार कोशिश किया कि भाई थोड़ा सा पढ़ूं जी, बट माइंड स्थिर नहीं हो पाता, दिमाग जहाँ तहाँ घूमते रहता है कि भाई ये करना है वो करना है, और बैठे हुए भी मन नहीं लगता। मुझे बैठना भी पसंद नहीं। किसी दिन अगर घर में रह गया तो मुझे लगता है तो कुछ किए नहीं, कहीं गए नहीं, कुछ कहीं लोगों से मिले नहीं, कुछ काम नहीं किए, तो भाई हमें आराम भी पसंद नहीं जी, आराम भी पसंद नहीं है। तो बट हमें लगता है कि नहीं, काम पे निकला रहना चाहिए, काम पे निकलते रहते हैं, रोज जाना, भ्रमण करना, मिलना जुलना, या फिर कहीं बाहर ही गए तो दुनिया देखना। प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो थ्योरी से हम समझते हैं बेहतर होता है। अब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देखेंगे, आपके हम आज यहाँ बैठे हैं जी, आपके इस स्टूडियो में बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि किस किस कलर का बोर्ड लगा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या रखा हुआ है जी। अगर इसके बारे में हम किताब में पढ़ेंगे कि भाई आपके स्टूडियो में कहाँ कैमरा है, कहाँ बोर्ड है, कहाँ लाइट है, कहाँ कौन सा है, तो हमें समझने में कई बार लगेगा, याद करेंगे नहीं होगा। और एक बार नज़र से देख लिए तो ये एक बार दिमाग में सेट हो जाता है। तो भ्रमण, इसको हम प्रैक्टिकल मानते हैं। अगर दुनिया देखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत कुछ सेट होता है कि ये ऐसा है दुनिया, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हम उसको बिलीव करते हैं। अगर मौका मिलता है तो हम घूमते रहते हैं, देखते हैं, दुनिया को जाके देखते हैं। कई देशों में जाने का मौका मिला, कई चीज़ों को देखने का मौका मिला, तो वो चीज़ें अगर दिमाग में रहती है तो उसे सरजमीन पर उतारने में मज़ा आता है। अगर कोई काम करना हो, कोई बेहतर काम करना हो तो याद करता है फलाना जगह इतना बेहतर चीज़ है, हमारे यहाँ भी ये बेहतर चीज़ होना चाहिए, तो उसके लिए सोचते रहते हैं, उसके लिए देखते रहते हैं। बाकी हॉबी का कुछ नहीं है, हॉबी बहुत तरह का रहता है, लोग अब उस पर काम नहीं कर पाता है। गाड़ी चलाने का हॉबी था, अच्छा गाड़ी चलाने का, हाँ, तो एकदम स्पीड में, फुल स्पीड में तो अभी भी हमको लगता है कि हम एक बेहतरीन कार चालक हो सकते हैं। हमें मेरी इच्छा थी कि हम पायलट अफसर बने, और हमने उस पर काम भी किया। शुरू में उसका लाइसेंस होता है, SPL होता है, स्टार्टिंग स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, वो हमें मिला। फिर हम दिल्ली में गए, वहाँ पर उसका कोर्स होता है PPL में हमने एडमिशन भी लिया, DFC में, दिल्ली फ्लाइंग क्लब में हमने एडमिशन भी कराया, और फिर जा नहीं पाए। वो PPL CPL होता है, कमर्शियल पायलट का होता है। तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि उधर जाए, जहाज उड़ाए, लेकिन देश चलाने का काम, राज्य चलाने का काम करना था, तो ईश्वर ने इधर वही किस्मत वाली बात जो आप कह रहे थे शुरुआत में। बिल्कुल, वो मुझे ये लगता है कि आपके किस्मत में जो काम लिखा हुआ है वो आपके हाथ से कराया जाता है, वो होता है। तो ये पॉलिटिक्स मेरे इच्छा के विरुद्ध काम है, फिर भी मैं इसको बेहतर तरीके से करने का कोशिश करता हूँ। पॉलिटिक्स में क्या है, आप किन्हीं को बुरा भी लगेगा कि थोड़ा झूठ फूस ज्यादा चलता है। अच्छा, आप बोलते हैं झूठ?
मैं बिल्कुल नहीं बोलता। हाँ, मुझसे बिल्कुल सही बात निकलता है। कोशिश भी करते हैं कि अगर हम झूठ कुछ बोले, मुझे ये लगता है कि सामने वाला तो समझ रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो अच्छा। सामने वाले के लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आप समझ रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि कल को फेस करना पड़े इन झूठों का। वो झूठ अगर सत्य हो जाएगा तो काफी बुरा लगेगा। मेरी कोशिश रहती है मैं वही बोलूं जो सच्चाई है, और मैं सच्चाई बोलता हूँ। अच्छा, आपको लगा होगा अभी तक कि जो गलत है उसे हमने कहा गलत है, जो सही है उसे हमने कहा अच्छा, सही एक है। सही बताइए कि एकदम आखिरी प्रश्न है मेरा, और वो ये है कि अगर कोई फोटो कॉपी चाहे कि नीरज बबलू का, कोई युवा चाहे कि हम एकदम नीरज बबलू बन जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो संघर्ष करना, काम करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। भाई हम जिसके साथ चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ प्रयास हो कि सही कदम, सही दिशा में कदम उठाए। अगर हम कोई कानून तोड़ने का काम करते हैं तो इतना उम्मीद, स्कोप रखना चाहिए कि फ्यूचर में बचने का भी स्कोप रहे। अगर कानून तोड़ गए, साला ऐसा उलझ गए कि कभी जीवन में बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा काम से बचना चाहिए। हिम्मत रखना चाहिए, हिम्मत से, मजबूती से काम करना चाहिए, और किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरी बात कि कोई ऐसा काम नहीं, हमने कहा अगर मनुष्य ठान लेगा, कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकता है। लगन से, मेहनत से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर सफलता देंगे। ये बात बिल्कुल सही है। ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। ईश्वर में आप विश्वास करेंगे, ईश्वर ने तय कर रखा है कि किसको किधर जाना है, कहाँ ले जाना है। तो जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दिशा नहीं। नीरज बबलू क्या है, नीरज बबलू से बड़े बड़े लोग हैं, और उनका लोग अनुकरण करेगा तो वहाँ तक लोग पहुँचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आप लाइफ देखेंगे, किस तरह का संघर्ष का लाइफ रहा। पहाड़ों में जाना पड़ा, जंगलों में जाना पड़ा, कितनी मेहनत किए, कितना संघर्ष किए, कितना भेदभाव को झेले, कितना संघर्ष के बाद वो निखर करके आए। पहले का आप चेहरा देखेंगे, कितना संघर्ष वाला चेहरा है, कितना लगता है कि एकदम परेशान, एक संघर्षशील चेहरा है। अभी देखिए क्या निखार आया है, इस उम्र में क्या निखार है। तो वो एक संघर्ष के बाद सच्चाई अगर हो तो सच्चाई कभी छुपती नहीं है, तो सच्चाई बाहर निकलता है और फिर लोग आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार जी का कितना संघर्ष का चेहरा रहा। जिस समय तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लालू जी क्या करते थे, इसका किस्मत में लिखल नहीं है मुख्यमंत्री, तो काहे रगड़ रहा है जी, पर तरह तरह का कमेंट किया करते थे। हमने वो दिन भी देखा, तरह तरह की चुटकियां लिया करते थे। और हम समझते हैं कि आप देखिए, जब मुख्यमंत्री बने तो एक देश के बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप नीतीश कुमार जाने, सुशासन जो शब्द है उन्हें यहाँ पर उन्होंने सिद्ध करने का काम किया। एक बीमारू राज्य को एक किस तरह से डेवलप बिहार कायम करने का काम किया। बिहार का क्या बदनामी था, बिहार के लोग बाहर में नाम छुपा रहे थे, शर्म से बिहारी अपने आप को नहीं कहते थे। कभी कभी हमारा तो चेहरा ऐसा था कि लोग पूछते थे कि भाई कहाँ से है, हम बोले बिहार से। बोले यकीन नहीं करते लोग बिहार अच्छा, के, पंजाब के हैं कि कश्मीर के हैं कि पता नहीं कहाँ। तो लोग यकीन ही नहीं करते थे बिहार के। और फिर पूछते थे बिहार का क्या माहौल है, कैसे बिहार में। भाई बिहार का माहौल ठीक है और अब बेहतर हो रहा है। और नीतीश कुमार जी के राज में ये चीजें बदली, ये परसेप्शन बदल गया, लोगों का नजरिया चेंज हो गया। और बिहार तो समझते हैं कि टैलेंट की भूमि है, बिहार के लोग काफी टैलेंटेड हैं, ये कहीं दो रह नहीं। उस टैलेंट का कभी सदुपयोग होता है तो कभी दुरुपयोग हो जाता है। दुरुपयोग भी होता है तो भरपूर होता है, और सदुपयोग भी होता है तो भरपूर होता है। ये टैलेंट की भूमि है, इसको मानना पड़ेगा, और निश्चित रूप से अपने टैलेंट का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपके पास कोई कला हो, कोई हिम्मत है, कोई बातें हैं, तो उसको पॉजिटिव रूप से काम करिए तो बेहतरीन हो। चलिए, आपने बहुत कीमती वक्त अपना निकाला तो इस पॉडकास्ट के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के PHED मिनिस्टर मंत्री नीरज बबलू। बहुत सारे सवाल थे हमारे सारे, और मुझे उम्मीद है कि जो जवाब मिले हैं उन जवाबों से आप जरूर संतुष्ट होंगे। तो फिर अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी खास शख्स के साथ हम आएंगे तमाम सवालों के साथ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हार्ट पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।